वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और आप सबने जीएसटी की अमेंडमेंट्स तो देख ली होंगी। अब हम इनकम टैक्स की अमेंडमेंट्स की बात करते हैं। इनकम टैक्स की अमेंडमेंट्स काफ़ी कम है अगर जीएसटी के कंपैरिजन में। और दूसरी बात इनकम टैक्स की अमेंडमेंट में ये है कि हमने आपको जो जनवरी का बैच था, जो हमारा मई का बैच था, जो रेगुलर बैच था फेस टू फेस, उनको तो सब करवा के चला था, बिल्कुल नया करवाया है। तो उनको ये कोई अमेंडमेंट नहीं देखनी है। ये अमेंडमेंट सिर्फ उन्हीं को देखनी है जिनका किसी भी कारणवश जनवरी 25 में नहीं हो पाया और वो मई 25 एग्जाम देने वाले हैं, तो उनको ये अमेंडमेंट देखनी है। इसके अलावा उन लोगों को मैंने यही बोला है कि इनकम टैक्स के लिए नई बुक ले लें। इसीलिए मैंने जो है ये अमेंडमेंट्स आपको नई बुक में से ही मैं आपको करवाऊंगा। इसके लिए मैंने कोई अलग से नोट्स नहीं दिए हैं, क्योंकि पूरी बुक ही आपको नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपका प्रीवियस ईयर चेंज हो गया है। तो आपको अब अपने दिमाग को सिखाना पड़ेगा कि हमें भूल जाना है 23-24 और हमें याद करना है 24-25। यानी कि जितने भी क्वेश्चन करोगे, चाहे आप कैपिटल के क्वेश्चन करोगे, तो आपको देखना पड़ेगा कि ट्रांसफर की डेट 24-25 के अंदर होनी चाहिए, तभी आपको उसका ट्रांसफर जो है टैक्सेबल करना है। या आप हाउस प्रॉपर्टी के क्वेश्चन करोगे तो आपको देखना पड़ेगा कि जो घर किराए पे दिया है वो 24-25 में किराए पे होना चाहिए। या कोई डिविडेंड रिसीव हो रहा है तो 24-25 में देखना है कि आपको 1/4/24 से लेकर 31/3/25 के बीच में वो डिविडेंड होना चाहिए, तभी वो टैक्सेबल होगा। सैलरी भी 1/4/24 से 31/25 के बीच में देखना है। हर चीज आपको 1/4/24 से 31/25 के बीच में देखना है। अपने दिमाग को ऐसे आपको ट्रेन करना है, यानी कि आपको 23-24 को भूल जाना है और अब 24-25 को याद करना है। इसी वजह से मैंने आपको नई बुक लेने के लिए बोला था, क्योंकि नई बुक के अंदर आपको सारे क्वेश्चन जो है वो 24-25 के मिलेंगे, प्रीवियस ईयर 24-25 के मिलेंगे, 1/4/24 से 31/25 तक के। तभी मैंने आपको नई बुक के लिए बोला, क्योंकि अगर आप पुरानी बुक से प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा चेंज तो नहीं है, चेंज तो मैं यहां करवा दूंगा, आप नोट कर लेना। लेकिन मेन समस्या यही आएगी कि जो क्वेश्चन आंसर जब आप करोगे तो वहां पर 23-24 लिखा होगा और यहां अपनी नई बुक में 24-25 लिखा है। तो 23-24 के हिसाब से अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो फिर एग्जाम के अंदर आप फिर 24-25 वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, आपका दिमाग ट्रेंड ही नहीं हुआ होगा। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 24-25 के क्वेश्चन आंसर कीजिए। अब जो है क्या कहते हैं, अपन आ जाते हैं अमेंडमेंट्स की तरफ। तो सबसे पहला अपना चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट। यहां मैं अपना इस लेक्चर के अंदर कैपिटल गेन को छोड़कर बाकी सारी अमेंडमेंट कवर करने वाला हूं। कैपिटल गेन की अमेंडमेंट्स कवर नहीं कर सकता, क्योंकि 15 के 15 लेक्चर आपके दोबारा लेने पड़ेंगे। ऑल्दो काफी सारे जो है टीचर्स ने कैपिटल गेन की अमेंडमेंट्स डाल रखी हैं यूट्यूब के अंदर, लेकिन हम वैसे कवर नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें सारे कॉन्सेप्ट कवर नहीं हो रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ जो है क्या कहते हैं, चेंज बताने से आपका पूरा फायदा नहीं होगा, आपको आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे अटेम्प्ट, मैं डेफिनेटली कहता हूं, क्योंकि हर पॉइंट पे उस चेंज का फर्क पड़ेगा। जो चेंज हुआ है, जो भी इंडेक्सेशन के रूल में चेंज हुआ है, उससे हर पॉइंट पे फर्क पड़ेगा। सेक्शन 54 के एग्जामिशन लेते टाइम फर्क पड़ेगा, 54F में फर्क पड़ेगा, हर पॉइंट पे आपको उस पॉइंट का फर्क पड़ेगा। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ अगर आप वो अमेंडमेंट देखोगे तो उससे आपका कुछ नहीं होने वाला। हाँ, कोई आसान सा क्वेश्चन आ गया तो कर लोगे, लेकिन कोई अच्छा खासा क्वेश्चन आया तो नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको मेरी राय तो यही रहेगी कि पूरा का पूरा कैपिटल गेन के लेक्चर्स आप सारे दोबारा ले लीजिए, और मई 25 के लिए 15 के आसपास लेक्चर रिकॉर्डेड हैं, वो आप ले लीजिए। इसमें आप अपने स्पीड के हिसाब से लगा लीजिए, आप डबल 2x पे लगा सकते हो या थोड़ा स्किप करके भी लगा सकते हो अगर कोई टॉपिक आपको आता है तो। इसीलिए कैपिटल गेन अपन साइड में रख देते हैं और कैपिटल गेन को छोड़कर बाकी जितने भी क्या कहते हैं चैप्टर्स हैं उनकी शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला चैप्टर आपके सिलेबस में है, वो है आपका बेसिक कंसेप्ट। और बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर क्या चेंज है, तो सबसे पहले आ जाते हैं 1.8 पेज पे जो चेंज है हमारा, वो मैं आपको बता देता हूं। इसके अलावा कोई और चेंज नहीं मिलेगा, जो मैं आपको बता रहा हूं वही आपको चेंजेस मिलेंगे। तो 1.8 पेज पे एक ये टॉपिक ऐड किया है, आईसीआई ने एक ये टॉपिक ऐड किया है। कंपनी की पहले सिंपल डेफिनेशन दी होती थी, कंपनी ये होती है जी, अब कंपनी की थोड़ी फर्दर क्लासिफिकेशन दी है। अब मुझे नहीं पता कि पेपर के अंदर ये पूछेगा नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आता है तो थ्योरी का क्वेश्चन पूछ सकता है कि कंपनी की डिवीजन समझा दो, कंपनी के टाइप्स बता दो। तो उन्होंने क्या कहते हैं, दो टाइप करे हैं। सबसे पहले तो एक बना दिया क्लोजली हेल्ड कंपनी, एक हो गया वाइडली हेल्ड कंपनी। क्लोजली हेल्ड कंपनी का मतलब होता है एक तरह से आप प्राइवेट कंपनी बोल सकते हो, कि भाई जिसके शेयर कुछ गिने चुने लोगों के पास हैं, वो आपकी हो गई क्लोजली हेल्ड कंपनी। तो देखो लिखा रखा है जहां पर पब्लिक नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, यहां जहां लोग इंटरेस्टेड ना हो। अरे भाई देखो, मान लो एग्जांपल के तौर पे पारस के रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं, नेगेटिव आते हैं, उसमें आप लोगों को क्या इंटरेस्ट है भाई, क्या लेना देना है।
पब्लिक इंटरेस्टेड ही नहीं है, पब्लिक को क्या करना है। हाँ, रिलायंस के रिजल्ट कैसे आते हैं, उसमें पब्लिक इंटरेस्टेड है क्योंकि शेयर लोगों का पैसा लगा हुआ है। तो यानी कि क्लोजली हेल्ड कंपनी का मतलब होता है जिसके शेयर्स जो है वो गिने चुने लोगों के पास हो। आप सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो ये प्राइवेट कंपनी आप बोल सकते हो, ठीक है। और वाइडली हेल्ड कंपनी का मतलब हो गया पब्लिक कंपनी, जहां पर पब्लिक इंटरेस्टेड है। अब इन्होंने पब्लिक कंपनी के भी टाइप्स किए हैं, यहां पर ये एरो हटा देना, ये एरो यहां नहीं आएगा। ये पब्लिक कंपनी के टाइप्स हैं, प्राइवेट कंपनी के टाइप्स नहीं है। तो पब्लिक कंपनी के क्या क्या टाइप्स हैं, देखो सबसे पहला टाइप लिखा रखा है, ऐसी कंपनी जिसके अंदर कम से कम 40% हिस्सा गवर्नमेंट का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का या आरबीआई का। तो ऐसी कंपनी जिसके अंदर कम से कम 40% हिस्सा गवर्नमेंट का हो, उस कंपनी को अलग बनाया है। ऑल्दो ये कहीं ना इनकम टैक्स में काम नहीं आएगा बेटा, क्योंकि रेट ऑफ टैक्स तो सेम ही लगना है, वही कंपनीज के ऊपर 30% टैक्स लगता है, वही लगना है, कोई फर्क नहीं है, चाहे कोई भी कंपनी हो। बट स्टिल आपको नॉलेज देने के लिए इन्होंने अलग अलग टाइप्स बना दिए, कि पहला टाइप बना दिया ऐसी कंपनी जिसके अंदर 40% हिस्सा जो है वो गवर्नमेंट का है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, आरबीआई का 40% हिस्सा है। दूसरी सेक्शन 8 कंपनी, ये आपको गौरव सर ने कराई भी होगी लो के अंदर। सेक्शन 8 कंपनी वो कंपनी होती है जो नॉट फॉर प्रॉफिट बनती है, कि वो सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं, समाज सुधार के काम करने के लिए बनाई जाती है, उसको जो है अपन सेक्शन 8 कंपनी बोलते हैं। तो वो आपको करवाया हुआ है सर ने। इसके अलावा अगला है कंपनी विद नो शेयर कैपिटल, ऐसी कंपनी जिसकी कोई शेयर कैपिटल नहीं है, बट सीबीडीटी ने बोल दिया कि ये कंपनी है तो कंपनी है। सीबीडीटी मतलब हमारा डायरेक्ट टैक्सेस, जो अपना बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, उसने अगर किसी कंपनी को डिक्लेयर कर दिया कि वो कंपनी है तो कंपनी है, चाहे उसके पास कोई शेयर कैपिटल नहीं हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने इसका देखो एग्जाम्पल दे रखा है यहां पर, कि एलआईसी, आज तो एलआईसी जो है एक लिस्टेड कंपनी बन चुकी है, लेकिन आज से मैं 4-5 साल पहले जाऊं, कोविड से पहले की बात करूं, तो एलआईसी एक कंपनी नहीं थी बेटा, वो कॉरपोरेशन थी जो कि बनाई गई थी एलआईसी एक्ट के अंतर्गत। तो एलआईसी कोई कंपनी नहीं थी, बाद में उस कॉरपोरेशन को तब्दील किया गया किसके अंदर, कंपनी के अंदर, क्योंकि उसका क्या लेकर आना था, आईपीओ, और फिर उसके शेयर भी बनाए गए, और फिर उसका जो है आईपीओ लेकर आया गया, जिसमें आप लोगों ने इन्वेस्ट भी किया होगा और लॉस कमाया होगा। इसके अलावा एसबीआई भी पुराने जमाने में एक बैंक था, और अभी भी बैंक है, बट एसबीआई भी अब आज कंपनी बन चुका है, पहले एसबीआई जो है कंपनी नहीं था। एसबीआई भी एक एक्ट के अकॉर्डिंग बनाया गया था, एसबीआई एक्ट के अकॉर्डिंग बनाया गया था, वो भी एक कंपनी नहीं था। तो देखो यही लिख रखा है कि एलआईसी जो है वो एक कंपनी जो है वो पहले नहीं थी, कॉरपोरेशन थी, अब वो कंपनी बन चुकी है। तो अब तो कंपनी बन चुकी है, लेकिन एग्जांपल मेरे को कोई देना था तो मैंने एलआईसी का एग्जांपल दे दिया, कि पहले एलआईसी कंपनी नहीं थी, लेकिन फिर भी इनकम टैक्स के पर्पस के लिए उसको कंपनी माना जाता था। सीबीडीटी ने बोल रखा था कि ये कंपनी है तो कंपनी है। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो आता है, अगली जो कंपनी आ गई वो है निधि कंपनी। निधि कंपनी, निधि कंपनी क्या होती है बेटा, ये अपने जो मेंबर्स होते हैं, इस कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं, उन मेंबर्स को लोन वगैरह देने के लिए ये कंपनी बनाई जाती है। ये भी आपको लॉ में सर ने सिखाया होगा, निधि कंपनी। तो लोन वगैरह देने के लिए मेंबर्स को ये निधि कंपनी बनाई जाती है। देखो लिखा रखा है, ये रहा आपका निधि कंपनी। तो ये आ गया आपका निधि कंपनी। निधि कंपनी लो एक सेक्शन है अपना 1956 वाले एक्ट का, 1956 जो कंपनीज एक्ट था उसका सेक्शन 620 है, उसके अकॉर्डिंग ये एक बनाई जाती है। और ये इसका काम होता है मेनली डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स, मेंबर्स को लोन देना, मेंबर से पैसा लेना, ये होती है आपकी निधि कंपनी। इसके बाद जो है क्या कहते हैं, एक और कंपनी जिसका नाम है कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसकी मालिक कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, ऐसी कंपनी जिसके 50% शेयर्स किसके पास हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास हो, यानी कि ऐसी कंपनी जिसकी मालिक कोऑपरेटिव सोसाइटी हो। इसके लिए मैंने ढूंढ के आपके लिए एक एग्जांपल निकाला है, वो एग्जांपल देखो यहां लिख रखा है, इफको। इफको, इफको एक सरकारी कंपनी है, एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है। इफको क्या करता है, फार्मर्स की भलाई के लिए काम करता है। तो ये क्या, इसकी फुल फॉर्म देखो क्या है, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। इफको के जगह जगह ऑफिस बने होते हैं जहां से आपको यूरिया खाद वगैरह मिल जाती है, यूरिया डीएपी वगैरह मिलती है, जो किसान है उनको पता है कि खाद वगैरह मिलती है। तो इफको जो है वो क्या है, इफको एक ऐसी कंपनी है जिसका मालिक कौन है, जिसके मालिक जो है फार्मर्स की कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। मतलब क्या, फार्मर्स ने मिलकर कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रखी है। फार्मर्स ने, ये फार्मर्स हैं, फार्मर्स ने मिलकर बना रखी है कोऑपरेटिव सोसाइटी, और वो कोऑपरेटिव सोसाइटी ओन करती है किसको, इफको को। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी ओन करती है किसको, इफको को। तो इट मींस
फार्मर ओन करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी को और कोऑपरेटिव सोसाइटी ओन करती है इफको को। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी ओनरशिप वाली कंपनी कौन सी होती है? ऐसी कंपनी जिसके 50% शेयर कम से कम किसके पास हो? कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास हो। तो ऐसी कंपनी जिसके 50% शेयर कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास हो उसको बोलेंगे अपन कोऑपरेटिव सोसाइटी ओन्ड कंपनी। तो बाकी जो बच गई कंपनीज उनको बोलते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी का मतलब जिसके अंदर पब्लिक सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड है, यानी कि वो लिस्टेड कंपनी भी हो सकती है, अनलिस्टेड भी हो सकती है, वो अलग बात है। तो ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी, इसमें लिख रखा है कि ये लिस्टेड भी हो सकती है, अनलिस्टेड भी हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि इसके अंदर कम से कम 50% शेयर गवर्नमेंट के हों, वो गवर्नमेंट कंपनी मानी जाएगी। बट वो आएंगी सारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर। तो मतलब अपने इसके 6 पार्ट हो गए। पहला पार्ट हो गया जिसका 40% हिस्सा गवर्नमेंट के पास हो। दूसरा पार्ट हो गया सेक्शन 8 कंपनी जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट के लिए नहीं है। तीसरा पार्ट हो गया ऐसी कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल नहीं है बट सीबीडीटी ने बोल रखा है कि वो कंपनी है, जैसे पुराने जमाने में एलआईसी थी। निधि कंपनी जो मेंबर्स के म्यूचुअल फंड बेनिफिट के लिए बनाई गई है। और अगला ऐसी कंपनी जिसके अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने 50% हिस्सेदारी रख रखी है। और लास्ट पब्लिक कंपनी, वो तो सब आप जानते ही हो, पढ़ते ही हो, 2 टाइप की कंपनी होती है, प्राइवेट पब्लिक। तो लोग ये वाला बता देते हैं, ये वाला बता देते हैं, इन सबको बताते नहीं है। तो इन्होंने इन सबको भी एक्सप्लेन कर दिया कि ये भी एक कंपनीज होती हैं और ये भी अपना पब्लिक कंपनीज के टाइप होते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला टॉपिक जो कि आईसीआई ने नया सिलेबस में ऐड किया। इसके ऊपर मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं, इसके ऊपर मैं सिर्फ और सिर्फ एक अपना थ्योरी का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि 5 नंबर का थ्योरी का क्वेश्चन आ सकता है अगर उसने चैप्टर नंबर 1 से कोई थ्योरी का क्वेश्चन पूछा तो। अदरवाइज एमसीक्यू वगैरह मेरे को लगता नहीं यार बच्चों वाले क्वेश्चन बन जाएंगे एमसीक्यू पूछेंगे तो ये है आपका अपना जो है पहला अमेंडमेंट। दूसरी अमेंडमेंट जो आई है वो आई है कि आपका, मैंने वो तो बता ही दिया कि प्रीवियस ईयर आपका पहले 23-24 था, तो वो चेंज होकर अब क्या हो चुका है, प्रीवियस ईयर आपका 24-25 हो चुका है। और असेसमेंट ईयर जो था वो पहले जगह जगह 24-25 लिखा आता था, अब असेसमेंट ईयर जो है वो लिखा आएगा 25-26। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको जो है अपने माइंड को ट्रेन करना है कि अब मुझे 1/4/24 से लेकर 31/3/25 तक का जो साल है ये प्रीवियस ईयर है मेरा, इसके हिसाब से काम करना है। तो जो रिटर्न्स की ड्यू डेट होगी वो 31 जुलाई 25 हो जाएगी आप लोगों के लिए। पहले 24 हुआ करती थी, 25 हो जाएगी। और ऑडिट वालों के लिए हो जाएगी 31 अक्टूबर जो है क्या कहते हैं अपना 25 हो जाएगी। और लास्ट बिलेटेड रिटर्न की डेट हो जाएगी 31 दिसंबर 2025 हो जाएगी। तो मतलब सारी डेट्स जो है वो 24-25 प्रीवियस ईयर के हिसाब से चलेंगी, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा और क्या चेंज है सर? और चेंज है अपना, अब आ जाते हैं स्लैब रेट चेंज हुआ है थोड़ा बहुत, वो स्लैब रेट बता देता हूं। अगला अब चेंज, आगे कोई चेंज नहीं है, पेज नंबर 23 पे आ जाते हैं, वहां चेंज है आगे। तो सीधा उस पेज पे आते हैं। मैं आपके लिए सारे चेंज लिख कर आया हूं ताकि अपने को क्लास में कोई मेहनत ना करनी पड़े। इसके बाद जो है क्या कहते हैं पेज नंबर 23 पे आते हैं, वहां पर अगला चेंज मिलेगा आपको, उससे पहले आपको कोई भी चेंज नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले अपन आ जाते हैं पेज नंबर 23। अब आप, हाँ, तो ये आ गया आपका पेज नंबर 23 जहां पर आपको चेंज देखने को मिलेगा। बेटा स्लैब रेट्स चेंज हुई हैं किन लोगों के लिए? इन लोगों के लिए। कौन कौन? इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजीपी। कंपनीज वगैरह की कोई स्लैब रेट चेंज नहीं हुई है। फर्म की, उनकी तो वैसे स्लैब रेट होती नहीं है, तो उनके लिए कोई चेंज नहीं है। इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजीपी, इन लोगों के लिए जो है वो स्लैब रेट जो होती है अपनी वो चेंज हो गई है। लेकिन वो स्लैब रेट भी चेंज हुई है सिर्फ और सिर्फ 115 बीएसई के अंदर। यानी कि अगर आप जो है डिफॉल्ट स्कीम में आते हो, इस 115 बीएसई को क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट स्कीम। या तो इसको डिफॉल्ट स्कीम बोलते हैं या 115 बीएसई बोलते हैं, या फिर ऐसा बोलते हैं कि नॉर्मल स्कीम से ऑप्ट आउट किया, ऑप्ट किया, आई मीन कि भाई अपना पहले हुआ करता था कि भाई नॉर्मल स्कीम जो होती थी, नॉर्मल स्कीम कौन सी होती है? नॉर्मल स्कीम वही होती है जहां पर 0 से लेकर 2.5 लाख, फिर अपना 2.5 से लेकर 5 लाख, फिर 5 से लेकर 10 लाख, और 10 से लेकर ऊपर तक। तो क्या होता था? 0 से लेकर 2.5 लाख तक जीरो टैक्स, 2.5 से 5 5%, इसके बाद 5 से 10 20%, और ऊपर जो है 30%। ये आपकी नॉर्मल स्कीम बोलते हैं, इसको ओल्ड स्कीम बोल सकते हो, ओल्ड या नॉर्मल स्कीम बोलते हैं। और 115 बीएसई कौन सी स्कीम है? ये नई स्कीम है, नई स्कीम बोल लो, डिफॉल्ट स्कीम बोल लो। तो ये वाली स्कीम है जिसके अंदर रेट चेंज हुए हैं, जिसके अंदर अपना स्लैब चेंज हुआ है। पुरानी स्कीम में कोई चेंज नहीं है बेटा, देयर इज नो चेंज इन द ओल्ड स्कीम। और नई स्कीम के अंदर ही चेंज है, तो अपन नई स्कीम की बात कर लेते हैं, इसमें क्या चेंज है।
देखिए इसमें क्या चेंज है। तो बेटा देखो सबसे पहले 0 से लेकर 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है। चेंज यहां आ गया, वहां पहले आपको जब मैंने कराया था वो था 3 से लेकर 6 लाख। तुम अभी पेपर देकर आए हो 3 से लेकर 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15 और 15 से ऊपर, ये था। अब यहां चेंज क्या हो गया, 3 से कर दिया 7, 3 से 7 पे 5%, ये सेम है। अगला था 6 से 9, बट 6 से 9 की जगह यहां क्या बना दिया, 7 से 10, 7 से 10, रेट वही है 10%, 5-5% बढ़ते जाओगे, ये ध्यान रखना, 5-5% बढ़ते जाओगे, 5%, 5%, 5%, 5%, लेकिन लास्ट वाले में सीधा 10% बढ़ेंगे, ये ध्यान रखना। याद कैसे करना है इसको, ऐसे याद करना है कि 5-5% बढ़ते जाएंगे, बट लास्ट वाले में सीधा कैसे बढ़ रहे हैं, 10%। तो 0 से लेकर 3 0, 3 से लेकर 7 5%, 7 से लेकर 10 अपना जो है 10% हो गया, 10 से लेकर 12 कर दिया बेटा, 10 से लेकर 12 कर दिया, पहले 9 से 12 हुआ करता था, अब 10 से 12 कर दिया। तो 10 से 12 कितना कर दिया, वही आपका 15%, 12 से 15 20% और 15 से ऊपर 30%। तो ये हो गया आपका जो है नया स्लैब रेट। अब इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं आपको, ताकि एक बार आ जाए कि कैसे करते हैं, ये आपको समझ आ जाए। मान लीजिए किसी बंदे की इनकम 75 लाख है, तो कैसे निकालेंगे जी, 75 लाख है किसी बंदे की इनकम, तो न्यू स्कीम में कैसे टैक्स निकालेंगे ये आप बताइए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 0 से लेकर कितना लिखोगे, 0 से लेकर 3 लाख तक आपका 0 आ जाएगा, 3 लाख से लेकर 7 लाख तक 4 लाख का कितने परसेंट करना है, 5%, कितना हो गया 20,000। बेटा आपको रटवा देता हूं, 0 20 20 30, 0 20 20 30 ऐसा आना चाहिए। एक बार देखते हैं आगे क्या होता है, 0, एक बार आगे चलते हैं, अगला आ गया आपका 7 लाख से लेकर 10 लाख, नहीं 0 30 0 20 30 आएगा आई थिंक। तो यहां पर 7 लाख से 10 लाख तक क्या आ जाएगा आपका 10%, 3 लाख का 10% कितना हो गया 30,000। उसके बाद 10 लाख से लेकर आगे क्या है 12 लाख तक, यहां क्या होगा, यहां जो है क्या कहते हैं आपका हो जाएगा 15%, 2 लाख का 15% फिर से क्या आ गया 30,000। तो 0 20 30 30। अब अगला आएगा 12 लाख से 15 लाख तक, तो यहां जो है कितने परसेंट होने वाला है, यहां हो गया आपका 20%, यानी कि 3 लाख का 20% कितना हो गया 60,000। तो भाई ये हो गया 0 20 30 30 60, 0 20 30 30 60। बेटा यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि पहले 15 लाख तक की इनकम पे 1.5 लाख टैक्स लगता था पुराने स्लैब के हिसाब से, अब 15 लाख तक की इनकम पे लगेगा 140, टोटल कर लोगे आप 140 लगेगा, 10,000 रुपए की छूट मिली है गवर्नमेंट की तरफ से। इसके बाद अब 15 लाख से ऊपर तो पहले भी सेम था, अभी भी सेम है, 15 लाख से लेकर वैसे अपनी इनकम 75 लाख है, तो वो आपका वही 30% लग जाएगा। 50 लाख का 30% कितना हो गया, 50 लाख हो गया ना, 75 लाख माइनस 15 लाख, 60 लाख का 30% कितना हो गया 18 लाख रुपीज आपका टैक्स आ गया। टोटल कर दो कितना हो गया, तो 140 प्लस के 18 लाख 19 लाख 40,000। टैक्स के बाद अगला क्या लगता होता है सरचार्ज, तो वो सेम है, सरचार्ज में कोई चेंज नहीं है। किसी की इनकम 50 लाख से ऊपर 10% लग जाता है, तो ये आ गया 1,94,000। टोटल कितना हो गया बताओ, तो 194 प्लस 1940 मैं ही कर देता हूं, तो 1940 प्लस 194 ये आ गया 21,34,000। अब इसके ऊपर लग जाएगा क्या सेस 4% का, प्लस के 4%, तो ये हो जाएगा 2219,360। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो भाई ये चेंज आया है हमारा, तो ये चेंज आया है हमारा। अब मान लीजिए किसी की इनकम होती 7 लाख से जस्ट ऊपर, सपोज कीजिए किसी की इनकम होती 7,15,000 रुपए, तो क्या आंसर आता, किसी की इनकम 7,15,000 रुपए है तो क्या आंसर आता, वो अपन देख लेते हैं न्यू स्कीम के अंदर। ओल्ड स्कीम की बात नहीं कर रहा, न्यू स्कीम, ओल्ड स्कीम में कोई चेंज नहीं है, सेव आएगा। न्यू स्कीम में क्या चेंज आएगा वो देख लेते हैं। तो बेटा 0 से लेकर 3 लाख तक कितना 0, 3 लाख से लेकर 7 लाख तक कितना 20,000, 7 लाख से 7,15,000 तक 15,000 का 10%, 15,000 का 10% कितना 1,500, तो टैक्स कितना आ गया 21,500, टैक्स आ गया 21,500। सेस लगाने से पहले
सेस लगाने से पहले एक 87A का एक रिबेट मिलता है, 87A का रिबेट मिलता है, बट वो मिलता है अप टू 7 लाख तक। पहले भी 7 लाख तक मिलता था, अभी भी 7 लाख तक मिलता है। तो 7 लाख तक रिबेट मिलता है, बट क्योंकि इसकी इनकम 7 लाख से ऊपर है तो रिबेट तो नहीं मिलेगा। लेकिन 7 लाख से जब किसी की इनकम जस्ट ऊपर हो तो मार्जिनल रिलीफ मिलता था, वो आज भी मिलता है, सेम है। तो उसकी कैलकुलेशन सिखा रहा हूं मैं आपको, सेम वही मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। तो यहां पर भी मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। कैसे मार्जिनल रिलीफ मिलता था? तो याद कीजिए, आपको ये कराया था, इंक्रीज इन चेंज इन टैक्स कितना हुआ वो लिख लो, 21,500 चेंज हुआ है, क्योंकि अगर इनकम 7 लाख होती तो 0 टैक्स होता। अब 7,15,000 इनकम हुई है तो 21,500 टैक्स हो गया। चेंज इन टैक्स है 21,500। चेंज इन इनकम 7 लाख थी, 7 लाख से हो गई 7,15, 15,000 इनकम बढ़ी है, 15,000, टैक्स बढ़ गया कितना? 21,500। तो मार्जिनल रिलीफ यहां पर कितना आ जाएगा? या 6500 आ जाएगा। इसको आप बोल सकते हो ये है रिबेट अंडर सेक्शन 87A। वैसे तो रिबेट मिलता है 7 लाख तक, बट अगर 7 लाख से जस्ट ऊपर हो तो भी जो है क्या कहते हैं, मार्जिनल रिलीफ मिल जाता है। इस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है। अब 21,500 में से आपको 6500 घटाना पड़ेगा, तो वो बच गया आपका 15,000। 15,000 आपका टैक्स लगेगा। उस 15,000 के ऊपर सेस जोड़ दो, कितना? 4% जोड़ दो इसके ऊपर, 15,000 का 4% प्लस 4%, तो ये आ जाएगा 15,600। ये आपका फाइनल आंसर आएगा, ये इसको टैक्स देना पड़ेगा। तो मैंने आपको मार्जिनल रिलीफ की भी कैलकुलेशन सिखा दी। और वहीं अगर इसकी इनकम होती 7 लाख में से 699 इनकम होती तो क्या होता? 699 इनकम होती तो 0 टैक्स आता। कैसे भाई? 0 से 3 0, 3 से लेकर 699, 3 से लेकर 699, 3 से लेकर 699 कितना हो गया? 399। तो 3,99,000 मल्टीप्लाई बाय 5% कितना आ गया? 19,950। तो ये आ गया जी आपका भाई टैक्स। और 87A का रिबेट पता है कितना मिलता है? 25,000 रुपए का। 87A का रिबेट कितना मिलता है? जितना टैक्स आ रहा है वो, या 25,000 विच एवरेज लोअर। तो यहां टैक्स कितना आ रहा है? 19,950, और 25,000 विच एवरेज लोअर करोगे तो कितना आ जाएगा? 19,950 आपको रिबेट मिल जाएगा। और इस रिबेट को जब माइनस कर दोगे, रिबेट को माइनस कर दोगे तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन नहीं नहीं, 25,000 रुपए जो था वो न्यू स्कीम के हिसाब से था। ओल्ड स्कीम में तो 12,500 का रिबेट मिलता था। हाँ, पुराने स्लैब के हिसाब से 25,000 था, और नए स्लैब में भी 25,000 ही लिख रखा है। अब उन्होंने गलती क्या करी कि भाई स्लैब तो ढीले कर दिए, बट वो चेंज नहीं किया रिबेट, तो रिबेट वहां 25,000 लिखा रह गया। तो रिबेट 25,000 रुपए, या जितना टैक्स आ रहा है वो विच एवरेज लोअर करके आएगा, तो आंसर आपका 0 आ जाएगा। ऑल्दो कभी भी रिबेट 20 से ऊपर जाएगा ही नहीं, क्योंकि 7 लाख तक टैक्स कितना लग रहा है? 20,000 लग रहा है। तो वो वैसे लिख रखा है वहां पर कितना? 25। बट आपको एग्जाम में शो करने के लिए यही करना पड़ेगा, 25,000 रुपए और जो टैक्स आया विच एवरेज लोअर। हाँ जी, 25 तब जा सकता है मान लो कोई स्पेशल रेट की इनकम हो जाए, जैसे मान लो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाए 20% वाला, तो वहां पर जो है अगर वो हो जाएगा तो फिर रिबेट अपना जा सकता है, 25 तक जा सकता है। अदरवाइज अगर नॉर्मल इनकम है तो वहां पर 25,000 का भी रिबेट नहीं हो सकता। हाँ जी माधव जी, तो ये बात है भाई। तो नॉर्मली केसेस के अंदर क्या होगा, रिबेट 20,000 ही जाएगा, बट उन्होंने एक्ट में अभी भी 25 लिख रखा है, उसको चेंज नहीं किया। तो वो एक्ट में 25 लिख रखा है, वो भी मैं पढ़ा दूंगा आपको। तो ये था हमारा नई स्कीम में स्लैब रेट का चेंज। इसके अलावा और कोई चेंज नहीं है। देखो ये रहा 87A का रिबेट, तो ये वही 25,000 लिख रखा है। इनको चेंज करना चाहिए था, यहाँ पर 20 करना चाहिए था, बट नहीं करा, भूल गई निर्मला जी, और इसीलिए ये अपना यही रहेगा। तो ये हो गया आपका। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना होगा, ये रिबेट 112A वाले कैपिटल गेन पे नहीं मिलता, बाकी सब पे मिलता है। 112A वाले कैपिटल गेन पे नहीं मिलता, बाकी सब पे मिलता है। मार्जिनल रिलीफ की कैलकुलेशन सिखा दी है। सरचार्ज आपका वही सेम है, 10%, 15% या 25%। और आपको पता होना चाहिए ओल्ड स्कीम में सरचार्ज कितना होता था? 37% तक जाता था, बट न्यू स्कीम में 25 तक ही रहेगा। इसके अलावा इसमें कोई चेंज नहीं है। अब अगला जो चेंज है हमारा, वो आ जाएगा आपका अपना 38 पेज पे। तो 38 पेज पे आ जाइए, वहां अगला चेंज है, उसकी बात कर लेते हैं। ये आ गया आपका ओल्ड स्कीम में कोई चेंज नहीं है बेटा, सेम है, सब कुछ सेम है, कोई कुछ भी नहीं बदला है। ना तुम बदले, ना हम बदले, ना स्लैब बदला। 38 पेज पे आ जाइए। इसमें क्या है? इसमें छोटा सा चेंज है, वो ये है, कैपिटल गेन के रेट चेंज हुए हैं बेटा। 112 सेक्शन
112 सेक्शन कैपिटल होता है अदर देन इक्विटी शेयर, लिस्टेड इक्विटी शेयर को छोड़कर बाकियों के लिए होता है। जहां एसटीटी होता है उसके लिए 112 ए होता है। जो भी इक्विटी शेयर्स लिस्टेड है एसटीटी है वहां 112 ए होता है, बाकियों के लिए 112 होता है। 112 में पुराना रेट लगता था 20%, अब नया रेट कितना आ गया 12.5%। बट जब आप ये कैपिटल गेन का चैप्टर लगाओगे वहां डिटेल में सिखाऊंगा मैं कि कैसे कैसे रेट हुआ है, बट यहां बस आपको मैं एक समरी बता रहा हूं। और वो ये 20% का रेट कब है, अगर ट्रांसफर की डेट अप टू 22 जुलाई 24 है। जिन्होंने कैपिटल गेन देख लिया होगा उसको समझ आ गया होगा, जिन्होंने नहीं देखा हो प्लीज देख लें, क्योंकि हाँ 22 जुलाई 23 जुलाई को तो बजट आया था। जिस दिन बजट आ गया ना उस दिन नया रेट अप्लाई हो गया। अगर आपका 23 जुलाई को ट्रांसफर होगा तो आपके पास नया रेट लगेगा 12.5%। अगर आपका ट्रांसफर होगा अप टू 22 जुलाई तो फिर आपको पुराना रेट लगेगा कौन से वाला 20%। तो ये ट्रांसफर रेट अगर 22 जुलाई तक है तो आपको 20% रेट लगेगा। इसके अलावा सेम चेंज आया 112 ए के अंदर। 112 ए में भी यही है कि यहां पर पहले 10% रेट हुआ करता था, अब इसको बढ़ाकर कर दिया 12.5%। तो 10% वाला कब लगेगा, वही अगेन अगर ट्रांसफर की डेट अप टू 22 जुलाई है तो रेट कौन सा लगेगा 10% वाला, अदरवाइज कौन सा लगेगा 12.5% वाला। यह ध्यान रखना। यहां एक और चेंज आया है 112 ए में 1,25,000 तक एग्जम्प्ट कर दिया गया कैपिटल गेन इक्विटी शेयर्स वाला। पहले यहां 1 लाख हुआ करता था, अब यहां पर 1,25,000 कर दिया गया है। डिटेल तो आपको सारी कैपिटल गेन में करवाई है, तभी मैं कह रहा हूं कि डिटेल वाला लेक्चर लगा लो। कैपिटल गेन ऐसे हो नहीं पाएगा, सिर्फ इतने चेंज बताऊंगा तो उससे कुछ नहीं हो पाएगा। 111 ए में भी चेंज हुआ है, ये होता था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इक्विटी वाला, उसमें भी चेंज हुआ है। पहले यहां 15% टैक्स लगता था और अब यहां पर 20% कर दिया गया है। अगेन वही 15% कब लगेगा, अगर ट्रांसफर होगा अप टू 22 जुलाई तो 15% लगेगा। बाकी कोई चेंज नहीं है किसी में भी। 115 बीबी लॉटरी वगैरह के लिए या फिर ऑनलाइन मनी गेमिंग वगैरह के लिए वहां पर सब कुछ है, तो वहां वही 30% है, कोई चेंज नहीं है। इसके अलावा ये होता था अनडिस्क्लोज इनकम, वहां अभी भी 78% है, उसमें भी कोई चेंज नहीं है। तो जो चेंज है वो मैंने ऊपर आपको नोट करके बता दिया है। इसके अलावा अब अगला चेंज हमारा जो आया है वो आया है आपका डोमेस्टिक कंपनी के लिए। अगले टॉपिक पे आ जाओ 39 पेज पे, ये रहा डोमेस्टिक कंपनी। कोई चेंज नहीं है बेटा, बस आपको ईयर बताना है। डोमेस्टिक कंपनी पे वैसे 30% का टैक्स रेट लगता है, देखो लिख रखा है यहाँ 30% का टैक्स रेट लगता है, ये रहा 30%, लिख रखा है 30%। बट 25% का तब लग जाता है, 25% का तब लग जाता है अगर उसकी एक साल पिछली टर्नओवर अगर 400 करोड़ तक हो तो फिर 25% का टैक्स लग जाता है। जैसे पारस की टर्नओवर 400 करोड़ से कम है, बहुत कम है, तो यहां पर 25% का टैक्स लग जाता है बेटा। तो अब पहले हम क्या करते थे, जब अपना सिलेबस में साल होता था 23-24 तो हम यहां टर्नओवर देखते थे 21-22 की, अब यहां टर्नओवर देखेंगे 22-23 की। बस ये चेंज है और कोई चेंज नहीं है, रेट में कोई चेंज नहीं है, बस यहां पर 22-23 चेंज है कि अब आपको 22-23 देखना पड़ेगा यहां पर, तो 22-23 देखना पड़ेगा। अगला जो चेंज आया है वो चेंज आया है फॉरेन कंपनी के लिए, और फॉरेन कंपनी के लिए टैक्स का रेट घटा दिया गया बच्चों। पहले यहाँ टैक्स का रेट हुआ करता था 40%, अब ये टैक्स का रेट हो गया है 35%, ये 35% हो गया बच्चों। ऑल दो एग्जाम में कभी फॉरेन कंपनी के क्वेश्चन आते नहीं है इंटर लेवल के लिए, लेकिन फिर भी फाइनल में आते हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, मैंने आपको बता दिया ये चेंज आया है। इसी के साथ चैप्टर नंबर 1 के सारे चेंजेस हो गए हैं खत्म। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। अगला चैप्टर हमारे पास है रेजिडेंशियल स्टेटस, नो चेंज, एब्सोल्युटली नो चेंज। चैप्टर खोलने की भी जरूरत नहीं है, नो चेंज। चलिए उससे अगला चैप्टर देखो मैंने कौन सा डाल रखा है, आई थिंक हाउस पर्टी होगा। हाउस पर्टी पे आ जाओ। हाउस पर्टी में भी नो चेंज, एक छोटा सा चेंज है थ्योरेटिकल, वो बता देता हूं। हाउस पर्टी में भी कोई चेंज नहीं है, नो चेंज। हाउस प्रॉपर्टी में भी कोई चेंज नहीं है, एक छोटा सा थ्योरी का चेंज है, वो बता देता हूं आपको, जिसके ऊपर एमसीक्यू पूछ सकता है, ज्यादा कुछ नहीं। तो हाउस प्रॉपर्टी में आप आ जाओ, पेज नंबर हमारी बुक का 110 पेज होगा, 110 पेज पे आ जाते हैं। ये रहा 110 पेज। इसमें छोटा सा नीचे एक नोट ऐड किया है मैंने, ये नोट ऐड किया है छोटू सा, बस इतना सा चेंज है हाउस प्रॉपर्टी में। ये क्या चेंज है बेटा, बेटा जब हमारे हाउस प्रॉपर्टी में दो तरह की प्रॉपर्टीज आती हैं, आपको पता है बेटा। एक होती है कमर्शियल, नहीं नहीं लेट आउट वगैरह तो ठीक है, एक आती है कमर्शियल प्रॉपर्टी, मतलब दुकान, नीचे फूलों की दुकान ऊपर गोरी का मकान, दूसरा आता है मकान, यानी कि रेजिडेंशियल घर। ठीक है, अगर किसी बंदे का बिजनेस है,
किराए पे देना। इफ लेटिंग आउट इज बिजनेस, मेरे पास 5-10 दुकानें किराए पे देना बिजनेस है, तो भाई ये पीजीबीपी में टैक्सेबल होता था, होता है, होता रहेगा। और अगर आपका लेट आउट करना बिजनेस नहीं है, इफ नॉट बिजनेस नहीं है, तो भाई अगर आपने एक आधी दुकान किराए पे दी, हाउस पट्टी में टैक्सेबल होगा, कोई चेंज नहीं है। चेंज यहां है दोस्तों, घर आपने किराए पे दिया और घर किराए पे देना आपका बिजनेस है। जैसे भूटानी साहब के मान लो 4-5 घर हैं भूटानी, तो भूटानी साहब का मान लो घर किराए पे देना बिजनेस है, तो घर किराए पे देना बिजनेस है, पहले पीजीबीपी में टैक्सेबल होता था जी। बिजनेस है तो पीजीबीपी में ही होगा ना भाई। गवर्नमेंट कहती ना, निर्मला जी कहती ना, ये लोग क्या करते हैं, पीजीबीपी के अंदर फेक खर्चे दिखा देते हैं, खर्चे दिखा दिखाकर उसकी इनकम बना देते हैं जीरो और टैक्स भरते ही नहीं है। तो इनको बोल दिया कि ये जो है हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्सेबल होगा। मतलब अगर आपका मकान किराए पे देना बिजनेस है तो भी हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा। हाँ, दुकान किराए पे देना बिजनेस है तो पीजीबी में चले जाओ, मकान किराए पे देना बिजनेस है तो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा। हाँ, अगर बिजनेस नहीं है तो पता ही है ना, तो हाउस प्रॉपर्टी में जाना है। इफ लेट आउट नॉट बिजनेस, तो हाउस प्रॉपर्टी में जाना है, कोई चेंज नहीं है। तो चेंज क्या है, इत्तू सा ये चेंज आया बस कि भाई अगर आपका लेट आउट करना बिजनेस है मकान, तो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा। हाँ जी, कमर्शियल एरिया में हाउस है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, घर घर है। वो देखना पड़ता है कि नगर पालिका में आपने अप्रूवल किस चीज की ले रखी है। मान लो दुकान की अप्रूवल है दुकान की, आपने उसमें घर बना दिया, वो दुकान ही मानी जाएगी ना। लेकिन नगर पालिका में अप्रूवल घर की है, आपने घर में दुकान बना दी, वो घर माना जाएगा। तो नगर पालिका में नक्शा किस चीज का पास कराया है वो देखना पड़ेगा ना। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो अपने पास आता है, हाउस प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं है। इसके अलावा अब आ जाइए, अब अगला चैप्टर जो कि है हमारा पीजीबीपी, उसमें चेंज मिलेगा आपको सबसे पहले 167 पेज पे। तो सारे बच्चे भागे भागे आओ, भागे भागे आओ 167 पेज पे। फटाफट से अपने को क्लास खत्म करनी है, जल्दी से सारे खत्म कर देते हैं जो भी चेंज है। ज्यादा चेंज है ही नहीं, तभी जो है ज्यादा टाइम लगेगा नहीं जितना अपना जीएसटी में लगा था 3.5 घंटे, यहां अपन फटाफट से कर देंगे। और ये रहा भाई आपका अगला चेंज। ये भी कोई चेंज नहीं है बेटा, चेंज नहीं है, बस आपको क्लियर कर रहा हूं कि भाई एक डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन ये कौन सा चैप्टर आ गया, पीजीपी है क्या? अच्छा, वन, हाँ ये रहा डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन के अंदर एक एडिशनल डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट होता है भाई। डेप्रिसिएशन के अंदर एक एडिशनल डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट होता है। कहां पर है जी एडिशनल डेप्रिसिएशन? नहीं, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं, नॉर्मल डेप्रिसिएशन में भी अपना एक हाफ रेट वाला पॉइंट होता है। वो हाफ रेट वाला पॉइंट देखना कहां लिख रखा है मैंने। तो हाफ रेट वाला मैं लिख कर तो आया था, पता नहीं कहां गया वो हाफ रेट वाला। हाफ रेट लग जाता है, वो किधर लिखा हुआ है? तो डेप्रिसिएशन के अंदर हाफ रेट वाला पॉइंट कहीं ना कहीं मेंशन होगा, मैंने लिखा होगा। हाँ जी, 167 पेज पे। अच्छा जी, मैं 166 पे आ गया, सॉरी सॉरी। तो ये रहा 167 पेज, और यहां हाफ रेट वाला पॉइंट था, ये रहा भाई। यहां देखिए, पहले अपन क्या करते थे, पहले अपन 23-24, क्योंकि 24 लीप ईयर था, तो अपन कहते थे कि अगर 5 अक्टूबर या उसके बाद कोई एसेट खरीदा होगा तो हाफ रेट लगेगा, उससे पहले खरीदा होगा तो फुल रेट लगेगा। अब 5 अक्टूबर की जगह 4 अक्टूबर देखा जाएगा, क्योंकि ये 2025 लीप ईयर नहीं है। यहां जो है क्या कहते हैं, आपको 4 अक्टूबर देखना पड़ेगा। अगर 4 अक्टूबर या उसके बाद 4 अक्टूबर या उसके बाद परचेज होगा तो हाफ रेट लगेगा, 3 अक्टूबर तक परचेज होगा तो क्या लगेगा, फुल रेट जो है वो लगेगा। हाँ जी, 1 मिनट काउंट करके देख लेते हैं अपन। सबसे पहले मार्च के आ गए आपके 31 दिन, उसके बाद फरवरी के आ गए 28 दिन, फिर आ गए आपके जनवरी के 31 आ गए, जनवरी के बाद आपका आ गया दिसंबर के 31 आ गए, दिसंबर के बाद आ गया नवंबर के 30 आ गए। तो अब 30 आ गए, उसमें से अब अपने को चाहिए कितने दिन, 179 डेज होते हैं। 179 डेज होते हैं तो ही आपका हाफ रेट लगता है। तो मैं इसको 179 में से माइनस कर देता हूं, तो ये आ रहा है 28। अब अपने को रिवर्स कैलकुलेशन करके 28 दिन निकालने हैं, 28 दिन माइनस करने हैं। एक तो हो गया 31, 30, हाँ जी
4 तारीख होगी तो क्या आ जाएगा, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और 31, यानी कि 15 और 13 28 दिन आ रहे हैं। मतलब 4 तारीख को परचेज होगी तो हाफ रेट लगेगा। तो 4 तारीख को अगर परचेज होगी तो हाफ रेट लगेगा, टोटल 179 डेज बैठेंगे, हाफ रेट लगेगा। और अगर 3 तारीख तक परचेज होगी तो आपका फुल रेट लगेगा। तो 4 तारीख वो डेट है, पहले बेटा 5 तारीख होती थी, अब 4 तारीख हो गई, क्योंकि ये अपना जो है लीप ईयर नहीं है। 4 तारीख को परचेज होगी तो आपका हाफ रेट लगेगा, 3 तारीख तक परचेज होगी तो फुल रेट लगेगा। ये हो गया भाई आपका ये वाला पॉइंट। आप डेज गिन लीजिए वापिस से, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और 31, 15 और 13 28, 28 दिन हो गए आपके अक्टूबर के। और इसके बाद जो है क्या कहते हैं, नवंबर के 30 दिन हो गए, दिसंबर के 31 हो गए, जनवरी के 31 हो गए, इसके बाद फरवरी के 28 और 31। तो ये 179 डेज आ रहा है। 4 तारीख को होगा तो हाफ रेट लगेगा। हाँ, 4 तारीख को पुट टू यूज देखना होता है। मान लो परचेज पहले है, पुट टू यूज 4 तारीख को है तो भी हाफ रेट लगेगा। पुट टू यूज देखना होता है हमें, पुट टू यूज अगर 4 तारीख या उसके बाद है तो हाफ रेट लगेगा। एक ये चेंज था भाई, जो कि वैसे एक्ट में चेंज नहीं है बट आप लोगों के लिए चेंज आ गया। एक पेज नंबर 200 पे चेंज मिलेगा, पेज नंबर 200 पे आ जाओ, कोई चेंज नहीं है बेटा, भागो भागते रहो, पीजीपी के अंदर कोई खास चेंज नहीं है, सीधा 200 पेज पे आ जाओ। तो 200 पेज पे आ जाओ, पेज नंबर हो गया अपना ये 189 है, अभी 200 पेज पे आ जाओ फटाफट से। तो 200 पेज पे कोई चेंज नहीं है यहां पर भी बेटा, फिर आप क्यों करवा रहे हो सर? एक छोटा सा नोट ऐड कर दिया गवर्नमेंट ने, ऐसे ही जो है टाइम पास करती रहती है। कहती है कि प्रीलिमिनरी, जिनको प्रीलिमिनरी एक्सपेंस क्लेम करने हैं उनको एक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी आईटीआर की डेट से 1 महीना पहले। आईटीआर की डेट होती है 31 अक्टूबर, क्योंकि ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंस उन्हीं को मिलते हैं जिनकी ऑडिट होती है। तो मतलब 31 अक्टूबर उनकी रिटर्न जाती है, तो इसका मतलब 30/9 को, 1 महीना पहले 30/9 को एक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी कि भाई हमें प्रीलिमिनरी एक्सपेंस क्लेम करने हैं। एक छोटी सी बात है थ्योरी, इसका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके बाद ये भी हो गया चेंज अपना। अब आ जाते हैं 212 पेज पे। हाँ, ये अच्छा चेंज है, पहली बार कोई काम का चेंज आया है जो अच्छा चेंज है, वो करा देता हूं मैं आपको। पार्टनरशिप फर्म को कितनी सैलरी दे सकते हो पार्टनर्स को, उसकी लिमिट हुआ करती थी। इसको याद है मेरे भाई को, हर्ष को, 3 लाख रुपए, अप टू 3 लाख तक 90%। तो अब चेंज आ गया बेटा, आपको 3 से ऊपर 60% था, अब वो चेंज आ गया। तो चेंज क्या है, अब 3 की जगह हो गया है 6 लाख। तो 3 की जगह हो गया है 6 लाख, 3 की जगह 6 लाख हो गया है। यानी कि पहले था अप टू, पहले था अप टू 3 लाख, पहले था अप टू 3 लाख आपका 90% था, अब अप टू 6 लाख हो गया 90%। इसके अलावा दूसरा, यहां 1.5 लाख की लिमिट हुआ करती थी, ये लिमिट बढ़ाकर कितनी कर दी है, 3 लाख की लिमिट कर दी है। तो बुक प्रॉफिट का 90% और 3 लाख विच एवरेज हायर। और अगर 6 लाख से ऊपर रेमनरेशन है तो कितने परसेंट होगा, 60%। इसका कोई एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो किसी कंपनी के बुक प्रॉफिट 7 लाख हैं, बताना फटाफट कितना आएगा। किसी कंपनी के बुक प्रॉफिट 7 लाख हैं, कितना रेमनरेशन अलाउ होगा? तो देखो अपन कर लेते हैं इसमें, तो क्या होगा, इसके 2 हिस्से हो जाएंगे। अप टू 6 लाख तो क्या होगा, अप टू 6 लाख तो 6 लाख का 90% 540, और 3 लाख विच एवरेज हायर तो कितना आ गया 540, और प्लस कर दो इसमें 6 लाख से ऊपर वाला 1 लाख का 60% कितना 60,000, टोटल कितना आ गया 6 लाख तक का इसको रेमनरेशन अलाउ होगा। अब देखना है कि फर्म ने दिया कितना है। फर्म ने मान लो 7 लाख दिया है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा ऊपर के 1 लाख क्या हो जाएंगे आपके, डिसअलाउ हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको निकालना होता था। तो ये बस चेंज क्या आया, मैंने चेंज करवा दिया। चेंज जो है आपका ये आया है कि ये अपना अप टू 6 लाख कर दिया गया है, और यहां पर भी 1.5 की जगह 3 लाख कर दिया गया है। ठीक है, मैंने लिख दिया, ये फाइनेंस एक्ट 24 से चेंज आया है, यानी कि आपके सिलेबस के लिए चेंज आया है। अगला जो चेंज है वो ये है भाई, 216 पेज पे आ जाओ, 216 पेज, 216 पेज पे आ जाइए, 216 पेज, 216 216 पेज पे एक ये छोटा सा मैंने नोट ऐड किया है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि ये चेंज तो आया है बट ये चेंज अप्लाई होगा 1/4/25 से। 1/4/25 का मतलब प्रीवियस ईयर
25-26 से अप्लाई होगा, यानी कि ये चेंज अप्लाई होगा मई, जो मई 26 अटेम्प्ट आएगा उनके लिए, आप लोगों के लिए नहीं है। सर आपने बुक में ऐड क्यों किया? क्योंकि चेंज आ चुका है, बट गवर्नमेंट ने ये चेंज फ्यूचर से अप्लाई किया है, इस साल से अप्लाई नहीं किया। अच्छी बात है नहीं अप्लाई किया। एक्चुअली में क्या है, ये टीडीएस कटेगा। अब पहले जो है पार्टनर्स को जो सैलरी मिलती थी उस पर कोई टीडीएस नहीं था, अब पार्टनर्स को जो सैलरी मिलेगी उस पर भी टीडीएस कटेगा, बट ये आपके लिए अप्लाई नहीं होता, तो आप इसको काट दीजिए कि आपके लिए अप्लाई नहीं होता। एग्जाम पर्पस के लिए आपको नहीं करना, समझने के पर्पस के लिए कर लेना, कभी इंटरव्यू में जाओगे तो वहां पर आपके काम आएगा, लेकिन वैसे एग्जाम में ये नहीं आएगा, तो इसको छोड़ देते हैं अपन। इसके बाद जो है अपना नेक्स्ट जो चेंज आया है वो आया है आपका, हाँ एक छोटा सा चेंज हो रहा है, लास्ट चेंज 218 पेज पे, लास्ट चेंज, लास्ट एंड फाइनल चेंज ऑफ पीजीबीपी, एंड दैट इज यहां पर 14% हो गया है। ये होता है इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस, पहले 10% था यहां पर। इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 14%, वो यहां नहीं था भाई, वो एटीसीसीडी 2 में था, वहां पर भी चेंज है, वो बाद में बताऊंगा, वो रिडक्शन चैप्टर में है। यहां तो क्या है, मैं एक पारस हूं मान लो, पारस के ये इंप्लॉइज हैं, ये इन इंप्लॉइज की सैलरी मिलती है, सैलरी के साथ साथ पारस क्या करता है, इनकी सैलरी का मान लो 15% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, कहां पर, एनपीएस में। तो करता तो कॉन्ट्रीब्यूट 15% है, बट पारस को अलाउ कितना होगा, पहले 10% होता था, अब कितना अलाउ होगा, 14% अलाउ हो जाएगा। तो यानी कि पारस को 14% अलाउ हो जाएगा, 1% डिसअलाउ होगा। अगर सैलरी का 15%, और सैलरी की डेफिनेशन सेम है भाई, बेसिक प्लस जीएन टर्म्स, तो मान लीजिए इन भाई साहब की सैलरी 5 लाख है, तो 5 लाख का पारस मान लो 15% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है एनपीएस के अंदर, 75,000 रुपए। अलाउ कितने होंगे उसमें से, 14%, 5 लाख का 14% कितना हो गया, 70 अलाउ हो जाएगा, ऊपर के 5,000 रुपए क्या हो जाएंगे, डिसअलाउ। पहले यहां कितना होता था, 10%, अब कितना कर दिया, 14। और ध्यान रखिए दोनों स्कीम के लिए, दोनों, चाहे वो इंप्लॉयर ओल्ड स्कीम में हो चाहे न्यू स्कीम में हो, 14 कर दिया गया है। ये पता है जोर लगा के क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब तुम एटीसीसीडी में जाओगे ना, रिडक्शन चैप्टर में, वहां भी चेंज किया है, बट वहां चेंज किया है सिर्फ न्यू स्कीम के लिए, यहां दोनों स्कीम के लिए, यहां दोनों स्कीम के लिए चेंज किया है। यानी कि जब इंप्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे दोनों स्कीम के लिए चेंज किया है, लेकिन जब इंप्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो वहां सिर्फ न्यू स्कीम के अंदर चेंज किया है। तो इंप्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे दोनों स्कीम में चेंज है, 14% कर दिया। इंप्लॉय के लिए बात करोगे तो सिर्फ न्यू स्कीम में चेंज किया है, ये ध्यान रखना। इसी के साथ अगला चैप्टर खत्म बेटा, और अब अपन आ जाते हैं अगला चैप्टर, देखना कौन सा है पीजीबी के बाद, इस बुक में तो नहीं होगा मेरे हिसाब से, अगली बुक में आ जाते हैं। अगली बुक है आपके पास वॉल्यूम 2, और वॉल्यूम 2 का पहला चैप्टर है बेटा सैलरी। सैलरी 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 मिलती है, सबको खुशी होती है, मेरी सैलरी भी आने वाली है, मार्च खत्म सैलरी शुरू। इसके बाद जो है क्या कहते हैं अपना, आप बताइए यहाँ पे सैलरी चैप्टर में बेटा क्या चेंज है। सैलरी चैप्टर के अंदर मात्र मेरे को जो दिखाई दिए, वैसे ऑफिशियली तो गवर्नमेंट का एक ही चेंज है, ऑफिशियली गवर्नमेंट का एक ही चेंज है 75,000 वाला, बट एक चेंज और है जो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। 34 पेज निकाल लीजिए, 34 पेज निकाल लीजिए, 34 पेज निकाल लीजिए सारे बच्चे। तो सैलरी चैप्टर में 34 पेज पे आ जाते हैं, और 34 पेज पे आपको टॉपिक मिलेगा, कौन सा टॉपिक है बताओ, परक्यूजिट। कौन सा परक्यूजिट, ये है भाई रेंट फ्री हाउस, किसी को रहने के लिए घर दिया जाता है, रेंट फ्री हाउस बेटा, ये अलाउंस नहीं है, एचआरए नहीं है, ये है रेंट फ्री हाउस, किसी को रहने के लिए घर दिया जाता है। तो मैंने आपको पहले कराया था कि भाई अप टू 31 अगस्त अलग रेट थे, 31 अगस्त के बाद अलग रेट थे। आपकी बुक में जो है क्या कहते हैं, इसमें 2 पार्ट है ना, 4 पार्ट कर रखे थे मैंने। 31 अगस्त से पहले अलग थे, 31 अगस्त से पहले था 10, 10, 12.5 और 15%, और 31 अगस्त के बाद हो गया था 5, 7.5 और 10%। ए दिमाग खा रहा है, इसको करो यार। तो ये जो है क्या कहते हैं, रेट जो है वो क्या कर दिए, अलग अलग रेट, हाँ तो अलग अलग रेट थे पहले। अब जो है इस साल के लिए, साल कौन सा है ये, 24-25, तो 24-25 वाले साल के लिए बेटा एक ही ये रेट हो गया है, वो है 5%, 7.5% और 10%, 5%, 7.5% और 10%, 5%, 7.5% और 10%। बेटा पॉपुलेशन भी चेंज हुई है, पॉपुलेशन भी ध्यान से देख लो, अप टू 15 लाख
15 से 40, 40 एंड अबव। वहां होता था आई थिंक पहले अप टू 10, फिर 10 से मैं तो भूल भी गया पुराने रेट्स, अब नए बैच वालों को पढ़ा दिया, पुराने रेट्स ही भूल गया, पुरानी पॉपुलेशन क्या थी। ठीक है, 10 से 20 बता रहे हैं बच्चे, 25 थी पता नहीं शायद। ठीक है, तो अब जो है खैर जो भी थी पुरानी, वो पुरानी नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। नया क्या है, अगर किसी भी, अगर आपको घर दिया गया है कहां पर, दिल्ली में, पॉपुलेशन जो है 40 लाख से ज्यादा है, तो 10% ऑफ सैलरी होगा, पहले 15% ऑफ सैलरी होता था। मान लो घर दिया गया हिसार में, पॉपुलेशन मान लो 15 से 40 के बीच में, वैसे मेरे को हिसार के एग्जैक्ट पॉपुलेशन नहीं पता, 15 से 40 के बीच में, तो 7.5% ऑफ सैलरी होगा। और घर दिया गया मान लो बरवाला में रहने के लिए, तो पॉपुलेशन 2-4 लाख ही है, तो 5% ऑफ सैलरी होगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। इसके अलावा हाँ जी, कुछ भी गिवन नहीं है, 10% लेना है यहाँ पे, वहां 15 लेते थे, यहाँ 10 लेना है, तो यहाँ जो लास्ट वाला है ना वो लेना है, कुछ भी गिवन ना हो 10%। ठीक है, इसके बाद बेटा अगली बात, अगर घर इंप्लॉयर ने किराए पर लेकर दिया हो, तो होता था पहले हायर चार्जेस और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर, अब होगा हायर चार्जेस और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर। तो बेटा ये चेंज, छोटे से चेंज आए हैं, छोटे छोटे चेंज, आगे चलते हैं। अब बेटा अगला जो चेंज आया है वो आया है पेज नंबर 51 पे आ जाइए, शगुन होता है 51 पेज पे आ जाइए, और वहां पर सीधा एक ही चेंज है बेटा, स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 की कर दी गई है डिफॉल्ट स्कीम में। पहले बेटा दोनों स्कीम में सेम होती थी, नॉर्मल स्कीम में भी डिफॉल्ट में भी, सब में 50,000 की थी। अब जो है ओल्ड स्कीम पीछे रह गई, न्यू स्कीम आगे आ गई। न्यू स्कीम में डिडक्शन कितनी कर दी गई है, 75,000 रुपीज की कर दी गई है। कई बच्चों को तो हिंदी समझ ही नहीं आती, तो वो मेरे को कहते हैं कि सर इंग्लिश में बोला करो। अब क्या करें बेटा, सरकारी में पढ़े हुए, तो इसीलिए यहां जो है क्या कहते हैं, डिडक्शन अपना जो है वो कितनी कर दी गई है, 75,000 की कर दी गई है। तो देखो ये रहा आपका 115 बीएससी में 75,000 की है, और जो पुरानी स्कीम है उसमें वही 50,000 की, उसमें कोई चेंज नहीं है। जो चेंज है वो लिख देता हूं मैं 75,000। सैलरी में ये चेंजेस थे। और सैलरी के बाद अगला चैप्टर आता है क्लबिंग। क्लबिंग क्लबिंग, क्लबिंग में कोई चेंज नहीं है बेटा, बेटा कोई चेंज नहीं है। कितनी अच्छी बात है, खुशखबरी आप लोगों के लिए, नो चेंज इन द क्लबिंग चैप्टर। अगले चैप्टर पे आ जाइए, और वो चैप्टर है सेट ऑफ में एक ही चेंज है बेटा, वो बता देता हूं, और वो भी चेंज हाउस पट्टी से रिलेटेड है। तो अपन आ जाते हैं अपना हाउस पट्टी से रिलेटेड एक चेंज है सेट ऑफ चैप्टर में, वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो सेट ऑफ चैप्टर के अंदर एक चेंज है हाउस पट्टी से रिलेटेड, वो मैं आपको बता देता हूं क्या चेंज है। चलो इसमें बुक में क्या देखना है ऐसे ही बता देता हूं मैं आपको। क्या होता है बेटा, जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस होता है, ठीक है बेटा, दो स्कीम होती हैं, एक होती है आपकी नॉर्मल स्कीम, और एक होती है आपकी कौन सी, 115 बीएसी। ये वैसे ना ये चेंज आपका ना, मैंने वीडियो डाल के यूट्यूब पे पहले डाल दिया, तुम्हारे एग्जाम से पहले हो गया था, क्योंकि आरटीवी के अंदर ये आ गया था। ठीक है, 8वीं के अंदर ये आ गया था, तो मैंने पहले ही जो है क्या कहते हैं बता दिया था। तो फिर अगेन वही बता देता, दोबारा रिवाइज करा देता हूं, बस 2 मिनट लगेंगे। नॉर्मल स्कीम के अंदर, नॉर्मल स्कीम के अंदर क्या होता है, अगर आपने प्रॉपर्टी लेट आउट कर रखी है तो बहुत सारा लॉस हो सकता है, बहुत सारा लॉस हो सकता है, अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, क्योंकि अनलिमिटेड इंटरेस्ट अलाउड होता है आपको, तो अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। लेकिन उस लॉस में से आप पहले सेम हेड से एडजस्ट करोगे, पहले आप इंटर हेड करोगे, इंटर हेड करने के बाद आप इंटर हेड करोगे, दूसरे हेड से भी एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन कितना, अप टू 2 लाख, 2 लाख कर सकते हो। लेकिन घर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो इसमें लॉस हो ही 2 लाख सकता है, तो मैक्सिमम जो लॉस है वो हो ही आपको 2 लाख सकता है, क्योंकि इंटरेस्ट मैक्सिमम उतना ही अलाउ होता है, तो 2 लाख लॉस हो सकता है। इसका भी सेम फंडा है, पहले आप करोगे इंट्रा हेड, और फिर जो है क्या कहते हैं आप दूसरे हेड से इंटर हेड भी कर सकते हो, और इंटर हेड करोगे तो आपको अप टू है ही लॉस 2 लाख का, तो वो 2 लाख का ही दूसरे से एडजस्ट कर सकते हो। पुरानी स्कीम सेम है, कोई चेंज नहीं। 115 बीएससी में फिर से वही 2 बातें होती हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में तो लॉस आ ही नहीं सकता, लॉस नॉट पॉसिबल।
क्योंकि 115 बीएसी में सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले को इंटरेस्ट अलाउ ही नहीं होता, लेट आउट वाले को इंटरेस्ट अलाउड होता है। तो यहां लॉस आ सकता है, लॉस पॉसिबल, लेकिन हाँ अनलिमिटेड लॉस, बहुत सारा लॉस आ सकता है, अनलिमिटेड लॉस आ सकता है। इंट्राहेड कर दो कोई चक्कर नहीं है, इंट्राहेड कर सकते हो आप, इंट्राहेड कर सकते हो, अलाउड है, अलाउड है। इंटरहेड नहीं कर सकते, यहां पे इंटरहेड अलाउड नहीं है, ये चेंज है। पहले मैंने 2 लाख तक करा रखा था, यहां इंटरहेड अलाउड नहीं है। वैसे मैंने इसकी वीडियो अलग से डिटेल बना रखी है, आप पारस के यूट्यूब चैनल पे देखोगे तो मिल जाएगी आपको। इस टॉपिक के लिए स्पेशल आरटीपी का क्वेश्चन करा रखा है, तो इंटरहेड अलाउड नहीं है। और गजब की बात, फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते, कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते। यहां सब में कैरी फॉरवर्ड हो सकता था, यहां सब में कैरी फॉरवर्ड हो सकता था, कैरी फॉरवर्ड हो सकता था। यहां ऊपर तो लॉस ही पॉसिबल नहीं है, तो ये कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते। ये जो पॉइंट है, ये आपका जनवरी वाले बच्चों को पहले करा रखा है, तो अगर कोई उससे भी पुराने अटेम्प्ट का है तो उसको ये शायद नहीं पता होगा, तो ये आप नोट कर लीजिए। सेम ईयर का लॉस तो इंटर हेड हो सकता है ना, सेम हेड से, दूसरे हेड से नहीं कर सकते, दूसरे हेड से कर ही नहीं सकते इसमें, अपना 115 बीएससी के अंदर न्यू स्कीम में। हाँ, नॉर्मल वाले में दोनों से कर सकते हो, इंट्रा भी कर लो, इंटर भी कर लो, फिर आगे भी कैरी फॉरवर्ड कर लो। यहां पर 115 बीएससी में इंटर नहीं कर सकते, और ना ही जो है क्या कहते हैं कैरी फॉरवर्ड कर सकते, सिर्फ इंट्रा कर सकते हैं। तो ये वाली बात आपको सेट ऑफ चैप्टर में लिखी मिल जाएगी। मैं आपको बता देता हूं किस पेज पे है, घर से प्रॉपर तरीके से आप पढ़ लेना, क्योंकि यहां मैंने आपको चार्ट बनवा के बता दिया है। तो 130 पेज पे है जी, आपको थ्योरी पढ़नी हो तो आप पढ़ लेना 130 पेज पे। तो ये रहा आपका पेज नंबर 130, और इसमें ये सारा लिखा हुआ है थ्योरी के अंदर कि भाई ये देखो लिख रखा कि हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है वो अलाउ नहीं होगा सेट ऑफ करने के लिए अदर हेड से 115 बीएससी के अंदर, और ना ही जो है क्या कहते हैं कैरी फॉरवर्ड करने दिया जाएगा, ना ही जो है क्या कहते हैं आप कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे। हाँ, पुरानी स्कीम में कर सकते हो कैरी फॉरवर्ड, लेकिन 115 बीएससी में आप कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर पाओगे। तो ये वाली बातें आप यहां से, अनअब्जॉर्ब्ड लॉस विल बी कैरी फॉरवर्ड टू द फॉलोइंग इज टू बी, हाँ, लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी वुड नॉट बी अलाउड टू सेट ऑफ इनकम अंडर अदर हेड इफ द सेसी 115 बीएससी करता है तो नहीं करेगा, और ना ही जो है कैरी फॉरवर्ड कर पाएगा, विल नॉट बी कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर वो ऑप्ट आउट करता है, नॉर्मल स्कीम में आता है, तो वो 2 लाख तक का एडजस्ट कर सकता है, और 2 लाख तक का एडजस्ट कर सकता है, और फिर कैरी फॉरवर्ड भी कर सकता है। लेकिन 115 बीएससी में ना तो कैरी फॉरवर्ड होगा, ना ही दूसरे हेड से एडजस्ट होगा। तो ये है भाई आपका चेंज, जो कि है हमारा सेट ऑफ चैप्टर के अंदर। सेट ऑफ चैप्टर के बाद अगला चैप्टर आता है भाई डिडक्शन। मात्र एक चेंज, मात्र एक चेंज डिडक्शन में, एटीसीसीडी 2 में चेंज है। फटाफट से एटीसीसीडी 2 निकाल लो। एटीसीसीडी 2 किस पेज पे है? 178 पेज पे है। तो मात्र एक ही चेंज है पूरे के पूरे चैप्टर में, नो चेंज। बेटा डिडक्शन खत्म हो गई है यार, मैं अपना डिडक्शन करानी बंद कर दी, क्योंकि मैं अपनी रिटर्न न्यू स्कीम में भरता हूँ, न्यू स्कीम इतनी अट्रैक्टिव हो चुकी है। 24-25 में तो फिर भी अट्रैक्टिव नहीं है, 7 लाख ही है, बट उससे अगले साल 25-26 में तो भाई साहब 12 लाख कर दिया है। तो वो इतनी अट्रैक्टिव हो चुकी है, लोगों ने डिडक्शन करानी बंद कर दी, लोगों के धंधे बंद कर दिए। जो भी सीए डोनेशनों का काम करते थे, डोनेशन कराते थे, सारा जो है काम जो है उनका धंधा बेचारों का चौपट हो गया। बहुत दुख हो रहा है मेरे को सीएस के लिए, अब बेचारे कैसे कमाएंगे। तो ये जो है क्या कहते हैं, आ जाते हैं अपन पेज नंबर 178 पे। ये आ गया चेंज, ये है एटीसीसीडी 2 में चेंज है। एटीसीसीडी 1 होता है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, कोई चेंज नहीं है, वही सेम है आपका 10%, पहले भी बाद में भी, ओल्ड स्कीम न्यू स्कीम सब सेम है। एटीसीसीडी 1 में कोई चेंज नहीं है, 1B में भी कोई चेंज नहीं है, वहां पर 50,000 हुआ करता था, वो भी सेम है, ओल्ड स्कीम न्यू स्कीम सब सेम है, कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, वैसे भी न्यू स्कीम के अंदर तो अपना एटीसीसीडी 1 मिलता ही नहीं है, ना तो 1 मिलता ना ही 1B मिलता, तो वो सेम है, कोई चेंज नहीं है। एटीसीसीडी 1 और 1B में कोई चेंज नहीं है। न्यू स्कीम में तो ये मिलते ही नहीं है, ओल्ड स्कीम में मिलते हैं, 10% छूट है, सेम है, वो कोई चेंज नहीं है। चेंज कहां है? एटीसीसीडी 2। एटीसीसीडी 2 में पहले क्या होता था? पहले होता था कि 10% ऑफ सैलरी अलाउ होता था, 10% ऑफ सैलरी की डिडक्शन मिलती थी, एक्चुअल में जितना कंट्रीब्यूट किया वो, या फिर 10% ऑफ सैलरी विच एवरेज लोअर। देखो लिख रखा है ना 10%, लिख रखा है देखो 10%।
10%। और अगर गवर्नमेंट डिप्लॉय होता था तो यहां 14% हो जाता था। वो भी लिख रखा होगा मैंने कि इफ देयर इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय, देखो लिख रखा है इन केस ऑफ सीजी गवर्नमेंट एम्प्लॉय 14% हो जाता है। ये पहले भी था, अभी भी सेम है, कोई चेंज नहीं है, नो चेंज। सर चेंज नहीं है तो हाईलाइट मत करो, नो चेंज, नो हाईलाइट, नो चेंज, नो हाईलाइट। चेंज ये है बेटा, ये लाइन ऐड की है बस। उन्होंने बोला अगर तुम 115 बीसी में आओगे तो हम तुम्हारे को 80 सीसीडी की 14% की छूट देंगे, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो ना हो, फर्क नहीं पड़ता। 80 सीसीडी 2 के अंदर न्यू स्कीम के अंदर कितनी छूट मिलेगी? 14% की छूट मिलेगी। तो बेटा समरी क्या है? समरी व्हाट इज क्रक्स? क्रक्स ये है बेटा, सेक्शन है 80 सीसीडी 1, 1B एंड 2। ये है हमारे पास ओल्ड स्कीम, ये है हमारे पास न्यू स्कीम। न्यू स्कीम में ये दोनों मिलते नहीं है। ओल्ड स्कीम में 50,000, इसमें इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन आता है, इसमें भी इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन आता है, और वो मिलता है 10% ऑफ सैलरी और एक्चुअल कंट्रीब्यूशन विच एवर इज लोअर। ठीक है। 2 में आता है इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन और यहां पर 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर। लेकिन यहां 14% हो जाएगा अगर सीजी या एसजी का इंप्लॉई है तो। इसमें कोई चेंज नहीं है, ओल्ड स्कीम सेम है। ओल्ड स्कीम में देयर इज नो चेंज। सर ये क्या गंदी गंदी प्रेजेंटेशन बनाते हो? ये लो बेटा, अच्छी बन जाती है, 2-4 कॉलम लगा दो बस। लेकिन मैं चाह रहा था जल्दी जल्दी खत्म हो जाए अमेंडमेंट। अपना तो सीधा सा फंडा है कि घंटे के अंदर अमेंडमेंट खत्म कर दें, कैप्लिगेन को छोड़ के। तो ये हो गया भाई आपका अच्छा प्रेजेंटेशन। और अच्छी करनी हो तो ये लो, एटीसीडी 1 अलग हो गया, 1 भी अलग हो गया, और क्या कहते हैं 2 नीचे अलग हो गया, एक और हो गया। ओल्ड स्कीम अलग हो गई, न्यू स्कीम अलग हो गई, अच्छी प्रेजेंटेशन बन गई, कोई चक्कर नहीं। अब देखो इसमें क्या करना है अपने को, इसमें चेंज क्या है? न्यू स्कीम में चेंज है कि इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन और 14% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर। ये 14% हो जाएगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ एम्प्लॉय, वेदर इट इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय और प्राइवेट एम्प्लॉय। न्यू स्कीम में यहां क्या हो जाएगा? 14%। बस ये चेंज है बेटा, बाकी कोई चेंज नहीं है। न्यू स्कीम में ये दोनों तो मिलते ही नहीं है, ये तो मिलते ही नहीं है, सिर्फ 2 मिलता है, एटीसीडी 2। इसी के साथ चले आगे भाई। अब डिडक्शन चैप्टर के चेंजेस हो चुके हैं। अगला चेंज आपका है रिटर्न चैप्टर का। रिटर्न चैप्टर है 261 पेज पे, 261 पेज पे, वो निकाल लो। देखना इसी बुक में है क्या? इसी बुक में है तो 261 पेज निकाल लो, 261 पेज। 261 पेज एग्जाम में नहीं आएगा, बट फिर भी कराना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि भाई चेंज तो चेंज है। जब मैं कह रहा हूं कि सारी अमेंडमेंट कराऊंगा तो कराऊंगा, क्या फर्क पड़ता है पेपर में आएगा नहीं आएगा? फर्क तो पड़ता है सर, हम पेपर के लिए तो पढ़ते हैं। बात आपकी ठीक है, लेकिन आईसीआई का कोई भरोसा नहीं होता ना। आईसीआई जो है वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी पूछ सकता है आपसे, आपकी गर्लफ्रेंड का नाम भी पूछ सकता है, कुछ भी कर सकता है आईसीआई। देखो इसके बाद चलते हैं आगे। अब इस पेज पे 261 पेज पे क्या चेंज आया भाई? एक छोटा सा कोई पॉइंट ऐड किया है 261 पेज पे, नंबर 2 पॉइंट ऐड किया है। ये नंबर 2 पॉइंट हाउएवर वाली लाइन से ऐड किया है, हाउएवर वाली लाइन से ऐड किया है। ये सिर्फ इतना ऐड किया है, यहां से लेकर ये ऐड किया है। ठीक है, क्या है पॉइंट? देखिए पहले क्या होता था, जब आप पैन नंबर के लिए अप्लाई कर रहे हो या रिटर्न भर रहे हो, और अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप आधार की एनरोलमेंट आईडी दे सकते थे। व्हाट इज एनरोलमेंट आईडी? एनरोलमेंट आईडी होती है कि आप फटाफट से जाओ आधार ऑफिस में, आधार अप्लाई करो। आधार अप्लाई करोगे तो एक वो 16 पता नहीं कितने डिजिट की एनरोलमेंट आईडी देंगे, वो आधार नंबर नहीं है। आधार नंबर आएगा 3 महीने बाद, इतने आपको एक आईडी मिल जाएगी। वो आईडी आप पैन कार्ड अप्लाई करते टाइम दे सकते थे। अब गवर्नमेंट ने बता दिया कि 1 अक्टूबर 24 के बाद आप पैन नंबर अप्लाई करते टाइम या रिटर्न फाइल करते टाइम एनरोलमेंट आईडी नहीं दोगे। एनरोलमेंट आईडी का कंसेप्ट खत्म कर दिया, आपके पास आधार नंबर होना ही चाहिए। एनरोलमेंट आईडी का कोई कंसेप्ट नहीं है, एनरोलमेंट आईडी नहीं दे सकते, आधार नंबर ही देना पड़ेगा।
ये छोटा सा चेंज था, क्या पूछेगा पेपर के अंदर वो वाली बात है। अगले पेज पे एक 7th पॉइंट डिलीट हो गया। यहां पर एक पॉइंट हुआ करता था भाई, यहां एक पॉइंट हुआ करता था 6th पॉइंट के बाद आई थिंक एक पॉइंट था, वो डिलीट हो चुका है। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो आप उसको पॉइंट को हटा दीजिए, वो नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ यहां तक करना है, जो नई बुक के अंदर है उस हिसाब से करना है। यहां एक पॉइंट हुआ करता था, वो डिलीट कर दिया गया है। अब जब डिलीट ही कर दिया तो क्या पढ़ाना मैं आपको, तो एक पॉइंट था वो हट गया, सीधी सी बात है। ये था भाई आपका रिटर्न चैप्टर, और इसी के साथ रिटर्न चैप्टर आपका होता है खत्म। इसके साथ ये वॉल्यूम भी होता है खत्म। अब अगले वॉल्यूम पे चलते हैं, वॉल्यूम नंबर 3। एंड वॉल्यूम नंबर 3 में सबसे पहला चैप्टर है दोस्तों अदर सोर्सेज। कैप्लगेन तो आपको पता ही है, मैं कराऊंगा नहीं, तो अदर सोर्सेज अपन करेंगे। अब अदर सोर्सेज, अदर सोर्सेज निकाल लीजिए। पेज नंबर है आपके पास 114, 114, 114 पेज पे आ जाइए सारे बच्चे। तो 114 पेज नंबर पे आ जाइए। ये रहा कैप्लगेन का पेज नंबर, अदर सोर्सेज का पेज नंबर 114। तो दोस्तों आपके लिए खुशखबरी है, और खुशखबरी ये है कि इस कॉन्सेप्ट 3 पे पहले एक सेक्शन होता था 56 टू 7B, वो हट गया है। वो अनकोटेड शेयर के केस में सेक्शन था कि अगर आपने फेस वैल्यू फिर अपना उनकी फेयर वैल्यू से कम पे इशू किए हैं तो आपको टैक्सेबल हो जाता, वो हटा दिया गया है, वो डिलीट कर दिया गया। इसको एंजल टैक्स बोलते थे, वो हटा दिया गया। एंजल प्रिया नहीं, एंजल टैक्स, तो वो हटा दिया गया है। ठीक है, अब ये पहले 4th कंसेप्ट था अपनी बुक में, उसको मैंने 3rd कर दिया, तो क्योंकि कंसेप्ट नंबर 3 पूरा डिलीट हो गया है तो वो सेक्शन हट गया है। किसी के पास पुरानी बुक हो तो उसमें काट लीजिएगा, ये सेक्शन हट चुका है। इसके बाद अगला चेंज है बेटा, पेज नंबर आ जाओ, अगला 115, फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन बेटा 1/3 या 15,000 विच एवर इज लोअर एग्जाम्प्ट होती है। 1/3 या 15,000 विच एवर इज लोअर एग्जाम्प्ट होती है। इसके अंदर थोड़ा सा चेंज है। अगर 115 बीएससी ऑप्ट करोगे तो कितनी, 25,000 रुपए लिमिट कर दी गई है, यानी कि 1/3 और 25 विच एवर इज लोअर एग्जाम्प्ट होगी अगर 115 बीएससी में आओगे। छोटू सा चेंज है। अगर न्यू स्कीम में आओगे तो 25,000 की लिमिट हो जाएगी। एक बड़ा चेंज करा देता हूं 127 पेज पे, बायबैक। बायबैक एक नया जो है क्या कहते हैं चेंज है, बहुत बड़ा चेंज है बायबैक। बायबैक वैसे इसको डिटेल में मैंने कराया है कहां पर, कैपिटल गेन के अंदर। अगर आपने कैपिटल गेन के लेक्चर लगाए हैं तो बायबैक के ऊपर अच्छा खासा मैंने टाइम लगाकर वहां कवर किया है। यहां मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा क्या है भाई। पहले बायबैक के ऊपर टैक्स लगता था, बायबैक ऑफ इंडियन सिक्योरिटीज में, किसकी बात कर रहा हूं, इंडियन शेयर्स, बायबैक ऑफ इंडियन शेयर्स, इंडियन कंपनी के शेयर्स। फॉरेन कंपनी के शेयर पे तो पहले भी यही था कि भाई आपको फॉरेन कंपनी के शेयर बेचकर जो भी इनकम होगी वो आपके अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी, आई मीन बायबैक करके जो इनकम होगी। लेकिन फॉरेन कंपनी के शेयर्स में आई मीन अदर सोर्सेज में टैक्सेबल नहीं होगी। फॉरेन कंपनी के शेयर्स पे जो बायबैक होगा उसमें कैपिटल गेन जो है वो आपको अराइज होगा, और आपको कैपिटल गेन के अंदर टैक्स देना पड़ेगा। ऑल्दो कंपनी टैक्स नहीं देगी, इन्वेस्टर को टैक्स देना पड़ेगा। ये हम पहले पॉइंट पढ़ते थे। अब यहां पर क्या किया गया है, फॉरेन कंपनी में कोई चेंज नहीं है, दूसरी सिक्योरिटीज में भी कोई चेंज नहीं है, डिवेंचर वगैरह में कोई चेंज नहीं है। पहले भी यही होता था कि डिवेंचर का बायबैक है तो इन्वेस्टर टैक्स देगा, कंपनी टैक्स नहीं देगी, वो सेम है। वो मैंने बायबैक में वहां पर करवाया कैपिटल गेन के अंदर। यहां क्या टॉपिक है, यहां सिंपल सा ये टॉपिक है कि अगर आपका जो है, अगर आपकी कंपनी बायबैक कर रही है तो उस केस में पहले इंडियन कंपनी अगर बायबैक कर रही है अपने शेयर्स का, तो पहले के जमाने में कंपनी को टैक्स देना पड़ता था 23.296%। कैसे कैलकुलेट करते थे, बायबैक प्राइस माइनस इशू प्राइस को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ शेयर्स बॉट बैक से, जो अमाउंट आती थी उसको 23.296% से मल्टीप्लाई करना पड़ता था। वो रूल भूल नहीं सकते, चेंज जरूर हो गया बट वो चेंज गवर्नमेंट ने किया है 1 अक्टूबर के बाद। तो अगर बायबैक होगा अप टू 30/9 तो वही पुराने वाला रूल लगेगा, और अगर बायबैक होगा 1 अक्टूबर के बाद तो ये नए वाला रूल लगेगा। तो नया जो ये मैंने यहां डाला है, यहां जो मैंने देखो लिख रखा है इधर कि बिफोर 1/10 वही पुराने वाला रूल लगेगा, कंपनी को टैक्स पे ना करना पड़ेगा, डोमेस्टिक कंपनी टैक्स पे करेगी वही 20% इनकम टैक्स, 12 सरचार्ज और 4 सेस। अगर इसको टोटल कर देंगे वही आ जाएगा 23.296%।
तो वो टैक्स पे करना पड़ेगा किसको? इन द हैंड्स ऑफ कंपनी, कंपनी पे करेगी और शेयर होल्डर के पास वो क्या रहेगा? एग्जम्प्ट। ये वो वाला बायबैक है जो कब हुआ? 1 अक्टूबर से पहले। इसका मैंने चार्ट बना रखा है, आप चार्ट से पढ़ सकते हो। देखो ये रहा चार्ट, इसमें साफ साफ लिख रखा है 1 अक्टूबर से पहले एक बायबैक हुआ। ध्यान रखिए किसकी बात कर रहे हैं? शेयर्स की, डोमेस्टिक कंपनी के। क्योंकि डिबेंचर के केस में तो पहले भी सेम था, अभी भी सेम है। पहले भी वही था कि भाई इन्वेस्टर टैक्स भरेगा, अभी भी वही है। फॉरेन कंपनी के शेयर में पहले भी सेम था, अभी भी वही है। ना तो मेरे को लगता नहीं पेपर में आएगा। मेन आ सकता है जो चेंज है वो डोमेस्टिक कंपनी के शेयर में है, वो चेंज है तो वो आ सकता है। और वहां पर आपको क्या करना है? 1 अक्टूबर से पहले कुछ और है, 1 अक्टूबर के बाद कुछ और है। तो बेटा दिन ध्यान से देखना, डेट ध्यान से देखना। अगर क्वेश्चन बायबैक का है तो 1 अक्टूबर से पहले कंपनी टैक्स पे करेगी 23.296%। 23.296% टैक्स कौन पे करेगी? कंपनी, एंड एग्जाम टू शेयर होल्डर। और 1 अक्टूबर 2024 के बाद अगर बायबैक होगा, कंपनी कुछ नहीं करेगी, शेयर होल्डर के पास डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा जितना भी पैसा रिसीव होगा। सपोज करो मेरे पास टीसीएस के 50 शेयर पड़े हैं और 50 में से मान लो 10 शेयर बायबैक में चले जाते हैं और कंपनी मेरे को 4500 रुपए पर शेयर देती है, तो 4500 मल्टीप्लाई बाय 10, टोटल 45,000 मिलते हैं मेरे पास, आते हैं मेरे बैंक अकाउंट में। सारे के सारे टैक्सेबल होंगे डीम्ड डिविडेंड के रूप में। एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया है इन्होंने डीम्ड डिविडेंड का, 222F। पहले डीम्ड डिविडेंड के सेक्शन होते थे 222A, 222B, 222C, 222D, 222E। अब नया ऐड कर दिया 222F डीम्ड डिविडेंड का। तो यानी कि अब इन्वेस्टर के पास ये डिविडेंड माना जाएगा। डिविडेंड मानने का मतलब टैक्सेबल कहां पर होगा? इन्वेस्टर को अदर सोर्सेज में। तो बायबैक से जो पैसा मिला वो सारा कहां टैक्सेबल होगा? इन्वेस्टर को अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा, अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। इसके अलावा अगर अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा, अगर कैपिटल गेन में टैक्सेबल होता था तो अलग रेट लगता है, वहां पर स्लैब रेट नहीं लगता। लेकिन अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा तो स्लैब रेट से टैक्सेबल होगा, स्लैब रेट से टैक्सेबल होगा। इसके अलावा लिख रखा है नो डिडक्शन ऑफ एक्सपेंस। इसका मतलब क्या है दोस्तों? कि जो उसने शेयर खरीदे हुए थे, उस शेयर्स की जो कॉस्ट थी वो कॉस्ट भी अलाउ नहीं होगी, कोई खर्चा अलाउ नहीं होगा। जितना पैसा मिलेगा सारा का सारा यूं का यूं टैक्सेबल हो जाएगा आपको डीम्ड डिविडेंड के रूप में अदर सोर्सेज में, कोई कॉस्ट अलाउड नहीं होगी। फिर आप पता क्या बोलोगे? आप बोलोगे उसको नुकसान हो गया सर। जो कॉस्ट थी, जैसे इसका एग्जांपल बना रखा है, मैं एग्जांपल करा देता हूं। देखो एग्जांपल है, क्या एग्जांपल है? ए लिमिटेड के शेयर खरीदे मैंने, मिस्टर बी ने 40 रुपए का शेयर था, 2020 में खरीदे थे, ठीक है। 100 शेयर खरीदे, टोटल कितने रुपए लग गए उसके? 40,000 रुपए। कितने लग गए? 40,000 थोड़ी ना, 4,000 रुपए लग गए। अब नवंबर 24 में बायबैक हुआ, याद रखिए अक्टूबर के बाद है, अक्टूबर के बाद है तो क्या मतलब? बोलो भाई, अक्टूबर के बाद है तो यहां डिविडेंड माना जाएगा। 20 शेयर का बायबैक हुआ, 60 रुपए पर शेयर मिले, यानी कि 1200 रुपए। ये कहां टैक्सेबल हो जाएंगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, ठीक है। सर इसके पास पहले थे कितने शेयर? 100 शेयर। 100 में से 20 बायबैक हो गए, 80 पड़े हैं। हाँ जी पड़े हैं बेटा, 80 पड़े हैं, 80 शेयर पड़े हैं, कोई चक्कर नहीं है उसका। लेकिन जो 20 शेयर खत्म हो गए, बायबैक हो गए, उन 20 शेयर की कॉस्ट का क्या होगा? उन 20 शेयर के ऊपर बेचारे ने 40 रुपए पर शेयर लगाए थे, 800 रुपए कॉस्ट थी, उस कॉस्ट का क्या होगा? गवर्नमेंट कहती है वो कॉस्ट की आपको इसमें से छूट नहीं मिलेगी, 1200 में से उसकी छूट मिले दोगी, बट कहां मिलेगी? कैपिटल गेन में। कि भाई ये शेयर मान लो आपके 2020 के थे तो लॉन्ग टर्म हो गए, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो जाएगा आपका। कैसे सर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैसे हो जाएगा? गवर्नमेंट कहती है कैपिटल गेन में आप ये मान लो कि आपको कुछ नहीं मिला, फुल वैल्यू कंजन मान लो 0, उसमें से माइनस करोगे क्या आप? कॉस्ट, और कॉस्ट माइनस करोगे तो कॉस्ट कितनी थी? 800 रुपए कॉस्ट थी, माइनस करोगे तो 800 रुपए का आपका क्या आ गया? लॉस। इसका इंडेक्सेशन होगा नहीं, लिस्टेड शेयर का इंडेक्सेशन नहीं होता, अनलिस्टेड होते हैं तो उसका इंडेक्सेशन हो जाता है, बट इसका कोई इंडेक्सेशन नहीं होगा। इंडेक्सेशन नहीं होगा तो 800 रुपए का आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आ गया। ये लॉस दोस्तों सिर्फ आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट कर सकते हो, इस 1200 रुपए की अदर सोर्सेज की इनकम से एडजस्ट नहीं कर सकते। तो बेटा बहुत ही गंदा खेल खेला है निर्मला जी ने। क्या खेल खेला? ये खेल खेला, पहले हम अच्छा भला क्या करते थे, इसको कंपनी टैक्स पे करती थी,
इसके लॉजिक सारे मैंने बताए हैं, क्यों किया, क्या हुआ, वो सारा आप कैपिटल गेन का चैप्टर लगाना पड़ेगा आपको डिटेल में। यहां आपको वो नहीं, लॉजिक नहीं कराऊंगा, यहां सिंपल बताऊंगा कि एंड कंक्लूजन क्या है एग्जाम पर्पस के लिए। और वो एंड कंक्लूजन ये है कि भाई जो भी आपको डीम डिविडेंड से पैसा, जो भी आपको पैसा मिल रहा है बायबैक शेयर से, वो डीम डिविडेंड के रूप में टैक्सेबल हो गया 1200 रुपए। इसमें से कोई लॉस माइनस नहीं कर सकते, कोई खर्चा माइनस नहीं कर सकते। हाँ, जो लॉस होगा, 20 शेयर्स आपके गायब हो गए अचानक से डीमेट अकाउंट में, जो आपकी कॉस्ट लगी हुई थी 800 रुपए, ये जो लॉस हुआ है, ये लॉस कैपिटल लॉस माना जाएगा। लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, इट विल डिपेंड अपॉन पीरियड ऑफ होल्डिंग। क्योंकि 2020 के शेयर हैं और 24 में बायबैक हुआ है, तो लॉन्ग टर्म हो गया, यानी कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस माना जाएगा 800 रुपए। इट कैन ओनली बी एडजस्टेड अगेंस्ट द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं है, इट विल बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया और बोला गया कि मान लीजिए 2025 में मिस्टर बी ने 70 रुपए पर शेयर बेच दिए होते 50 शेयर जो बच गए थे। 100 शेयर थे टोटल उसके पास, 100 में से 20 बायबैक हो गए, 80 बच गए, 80 में से 50 बेच दिए उसने, 70 का एक शेयर, तो कितने हो गए, 1500 रुपए के बिक गए। उसमें से कॉस्ट माइनस करेगा बच्चों। कॉस्ट क्या थी, कॉस्ट वही आएगी, कॉस्ट वही थी 40 रुपए पर शेयर। तो 2000 कितनी होगी, 50 इंटू में 40, 50 इंटू में 40 कितना होता है, अरे रुको, 70 इंटू में 50, 1500 नहीं आएगा, 70 इंटू में 50 कितना होता है, 3500 रुपए आएगा एफवीओसी। उसमें से कॉस्ट आएगी 2000, वो माइनस कर दो, 1500 रुपए का आपका कैपिटल गेन आएगा लॉन्ग टर्म वाला। इसने कैपिटल गेन सीधा लिख रखा डायरेक्टली, 1500 रुपए आ गया कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म क्यों है, शेयर खरीदे थे 2020 में, बेचे हैं 2024 में, तो मोर देन 2 इयर्स हो गया, लॉन्ग टर्म हो जाएगा। तो ये बेटा लॉन्ग टर्म गेन हो जाएगा। हम लिस्टेड शेयर मान रहे हैं, और वैसे भी अनलिस्टेड होते तो भी इंडेक्सेशन ना होती। बताओ क्यों, क्योंकि इंडेक्सेशन खत्म हो गई है 23 जुलाई के बाद, बजट के बाद इंडेक्सेशन बंद हो गई है। जानने के लिए देखें कैपिटल गेन। तो आगे चलते हैं बेटा। तो ये मैंने आपको कंसेप्ट सारा पढ़ा दिया है, और मैं आपको जो है क्या कहते हैं ये बता देता हूं, वापिस से कंक्लूजन बता देता हूं, करक्स क्या है इस कंसेप्ट का, बायबैक का। तो ये करक्स ये है, माधव जी सुन रहा ध्यान से, आप चले गए थे बाहर। तो बायबैक का करक्स ये है, बायबैक का ये करक्स है कि भाई जो भी आपके शेयर्स थे जो बायबैक किए जाते हैं बाय द डोमेस्टिक कंपनी, अर्लियर these shares were taxable to the company, and company has to pay 23.296% tax. But now after 1st of October 2024, if the company buy back shares, then it will be taxable to the investor in the head other sources as deemed dividend with the new section, that is 222F. And the amount जितने पैसा रिसीव होगा कंपनी से, the whole amount will be taxable in the other sources. No other expense will be allowed from this amount. और इसके अलावा जो भी आपके शेयर्स थे, उन शेयर्स की जो कॉस्ट थी 800 रुपए इस अपने एग्जांपल में, वो आपका क्या माना जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। देन कैन ओनली बी एडजस्टेड अगेंस्ट योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इफ यू डोंट हैव लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, देन इट विल बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर। तो ये है बेटा। तो ये सारा जो मैंने आपको बता दिया, ये आपका हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद अब आपका अगला टॉपिक जो इसमें चेंज आया है बायबैक के बाद, वो है बच्चे कुछ भी नहीं, टीडीएस चैप्टर पे आ जाते हैं, हमारा अंतिम चैप्टर जिसमें हमें चेंजेस डिस्कस करने हैं। 15 मिनट में वो खत्म, डेढ़ घंटे के अंदर क्लास में आपका सारा हमने करा दिया। तो अब आ जाते हैं आपका अगला चैप्टर जो कि है टीडीएस। इसके बाद वैसे अगला चैप्टर टीडीएस ही है क्या, चलो टीडीएस पे आते हैं। टीडीएस में सबसे पहले 186 पेज पे आ जाओ आप, अपनी बुक का पेज नंबर 186। तो 186 पेज पे आ जाइए बच्चों। तो बेटा 186 पेज पे सैलरी का सेक्शन होगा आपका टीडीएस का, उसमें छोटा सा चेंज है। एक्चुअली भी कोई चेंज नहीं है, बट ठीक है, गवर्नमेंट ने क्लियर किया या बता दिया कि भाई ऐसा होगा, तो वो क्या चेंज है वो देख लेते हैं बेटा। ये है पेज नंबर है ये रहा 186। तो यहाँ पर ये चेंज आया है बेटा, ये टू अवॉइड से लेकर नीचे सारा नया ऐड किया गया है। तो ये क्या चेंज है मैं आपको बता देता हूं। देखिए क्या होता था,
अब जैसे मेरा भाई है, नौकरी करता है बजाज के अंदर, ठीक है, उसकी 12 लाख रुपए सैलरी है। 12 लाख रुपए के ऊपर न्यू स्कीम के अंदर टैक्स बताओ क्या बनता है? तो 12 लाख के ऊपर न्यू स्कीम में टैक्स क्या बनता है? देखो लिख रखा है वैसे मैंने यहां पर। 12 लाख की जगह आप ये वाला एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपके कम से कम कोई एक एग्जांपल कवर हो जाएगा बुक वाला। 1.5 लाख पर मंथ की सैलरी है, मतलब साल के कितने हो गए? 18 लाख। 18 लाख रुपए की सैलरी हो गई, बताओ इसमें से पहले क्या माइनस होगा? 18 लाख की सैलरी में से पहले क्या माइनस करें? 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हो जाएगी। हाँ जी, किस पे? न्यू स्कीम। मैं न्यू स्कीम ही बता रहा हूं आपको, ठीक है। जब तक लिख ना रखा हो तब तक न्यू स्कीम चलते हैं, अदरवाइज आप दोनों स्कीम से करके दिखा दीजिए क्वेश्चन। इसके बाद फाइनेंशियल ईयर 24-25 में ही सबमिट द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर द एम्प्लॉयर फॉर डिटरमाइनिंग द टीडीएस। अब क्या है, तो उसकी सैलरी इनकम कितनी आ गई? 17,25,000। 17,25,000। इसके बाद कुछ और इंफॉर्मेशन दी है, उसने ये सारी इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयर को दी है। अब मैं अपने भाई के जैसे बात कर रहा था, वो जॉब करता है, 12 लाख रुपए सैलरी है, मान लो उसका कोई एफडी करा रखी है, तो एफडी की इंफॉर्मेशन भी देनी पड़ेगी उसको एम्प्लॉयर को। अगर वो एम्प्लॉयर को एफडी की इंफॉर्मेशन नहीं देगा तो एफडी का जो इंटरेस्ट होगा उसके ऊपर एम्प्लॉयर टीडीएस नहीं काटेगा, और टीडीएस नहीं काटेगा तो कल को उसको एडवांस टैक्स भरना पड़ सकता है, क्योंकि आपको बताया हुआ है कि अगर किसी बंदे की टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ऊपर बनती है तो एडवांस टैक्स भरना पड़ सकता है। तो बेचारा सैलरी वाला बंदा कैसे एडवांस टैक्स भरेगा? तो इसीलिए सैलरी वाले को यह बोला जाता है कि तू अपना टीडीएस ही कटवा ले, बल्कि 2-4 लाख, थोड़ा सा पैसा फालतू ही कटवा ले, ताकि कल को कोई दिक्कत ना आए, आपको जेब से ना भरने पड़ जाए। क्योंकि मान लो टीडीएस कम कटवाते हो तो फिर इंटरेस्ट भी लगना शुरू हो जाता है 1 अप्रैल से लेकर, फिर जब तक रिटर्न भरोगे तब तक इंटरेस्ट लग जाएगा 234B का, क्योंकि 31 मार्च तक एडवांस टैक्स भरने की लास्ट डेट होती है। उसके बाद अगर आप अपना जो है रिटर्न भरोगे तो वहां पर फिर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 234B का। तो इसीलिए इंप्लॉई को बोला जाता है कि आप अपना पूरा टीडीएस कटवा लो। तो यहां पर उसने बता दिया अपने बॉस को कि मेरी 50,000 रुपए की इनकम है इंटरेस्ट की, ये इंटरेस्ट की इनकम टैक्सेबल होती है अदर सोर्सेज में 50,000 रुपए। इसके अलावा उसने ये भी बता दिया बॉस को कि भाई 50,000 रुपए के ऊपर टीडीएस भी कटा होगा। आपको पता ही है ना भाई, एफडी के इंटरेस्ट के ऊपर क्या कटता है? टीडीएस, अगर 40,000 से ऊपर का इंटरेस्ट होता है, और सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 से ऊपर का इंटरेस्ट होता है तो टीडीएस कटता है 10%। तो यहां 50,000 रुपए का 10% यानी कि 5,000 रुपए टीडीएस भी कटा हुआ है। इस टीडीएस का क्या होगा आगे बताऊंगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड घर है जिसके ऊपर वो एनुअल इंटरेस्ट पे करता है 3 लाख रुपए, बताओ इसका क्या होगा? सेल्फ ऑक्यूपाइड घर का एनुअल इंटरेस्ट का लॉस आना चाहिए 2 लाख रुपए, बट न्यू स्कीम में लॉस नहीं आता। अगर ओल्ड स्कीम में आएगा तो इसको लॉस मिल जाएगा, न्यू स्कीम में कोई भी लॉस नहीं आएगा। अरे लिख रखा है यार, क्या लिख रखा है? ओल्ड स्कीम। तो इसका मतलब ओल्ड स्कीम से करना है, तो ओल्ड स्कीम से कर लेते हैं, कोई बात नहीं, बट यही चेंज आएगा। यहां पर रिडक्शन कितने की हो जाएगी? 50 की। तो ये कितना हो गया? 17,50,000। अब इसमें आईएफओएस में ये ऐड हो जाएगा, इसमें से माइनस कर दो इनकम फ्रॉम हाउस पट्टी का 2 लाख का लॉस। ये 2 लाख का लॉस ही मिलता है, ऑल दो इंटरेस्ट टोटल कितना है? 3 लाख, बट लॉस कितना मिलेगा? 2 लाख। 2 लाख का लॉस सैलरी से भी हो सकता है, यहां से भी माइनस कर सकते हो, नेट करके देखना कितना आ गया? 16 लाख रुपए आपकी जीटीआई आ गई। तो 16 लाख रुपए आ गई जीटीआई। अब साल के दौरान मैंने थार भी खरीदी थी, और थार के ऊपर भी क्या होगा? टीसीएस लगा होगा 1%। 15 लाख की थार के ऊपर 1% कितना हो गया? 15,000 हो गया ना। 15 लाख का 1%, तो 15,000 का क्या हो गया? टीसीएस, वो भी कटा होगा। अब क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया हुआ है बच्चों, सैलरी के ऊपर टीडीएस किस रेट से कटता है? स्लैब रेट से। तो 16 लाख रुपए इनकम है, स्लैब रेट लगा लो, उससे टीडीएस कट जाएगा। तो 0 से लेकर ओल्ड स्कीम में कितना? अरे वो तो मेरे को पता ही है, 0 से लेकर 10 लाख तक 1,12,500। 10 लाख से 16 लाख तक 6 लाख का कितने परसेंट? 30%, 180। टोटल 292,500। ये तो आ गया आपका क्या? टीडी अपना टैक्स। इस पे क्या लग जाता है? सेस 4%। कितना? 292,500,
292,500 प्लस 4%, 3,04,200 आ गया आफ्टर सेस। बच्चों यहां पर यह बात है कि अदर सोर्सेज की इनकम भी बतानी पड़ेगी एम्प्लॉय को, अपने एम्प्लॉयर को। ये पहले भी होता था, पहले मैंने सब प्रैक्टिकल नहीं दे रखा था अपना उस बुक में, अब प्रैक्टिकल भी दे दिया। वो जानबूझ के दे दिया क्योंकि इसमें कुछ और चेंज आया है। पहले जनरली पेपर में पूछता नहीं था ये वाला पॉइंट। अब 2 लाख रुपए जो इंटरेस्ट होता है ना, वो भी बताना पड़ता है। आपकी जितनी भी डिडक्शंस हो, जितनी भी एग्जाम्पशंस हो, जितनी भी आपने एटीसी में छूट ले रखी है, सब बतानी पड़ती है अपने बॉस को। वो उसको यूज करके ही आपका क्या काटेगा, टीडीएस। तो यहां सबको यूज करके ये आ रहा है इतना टीडीएस कट जाएगा, लेकिन साथ में पहले इतना टीडीएस कट जाता था, अब गवर्नमेंट कहती है इतनी अमाउंट में से जो ऑलरेडी आपका टीडीएस कट चुका वो माइनस कर सकते हो। ये नई बात ऐड की है कि जो आपका पहले टीडीएस कट चुका वो माइनस कर सकते हो। पहला कौन सा टीडीएस कट चुका, एक तो एफडी का कट चुका कितना, 5,000 का, और दूसरा टीसीएस कट चुका थार का 15,000 रुपए। इन दोनों को माइनस कर दो, आंसर कितना आ गया। तो अब इतना टीडीएस जो है वो बॉस काटेगा, यही आपका आंसर गिवन है। तो बेटा अमेंडमेंट सिर्फ ये है कि पहले जो भी आपका टैक्स आता था वो सारा का सारा टैक्स काट लेता था बॉस। अब जो है उस बॉस को माइनस करना पड़ेगा, आपके ऑलरेडी जो टीडीएस कट चुके हैं वो माइनस करने पड़ेंगे, या टीसीएस माइनस करने पड़ेंगे, रिमेनिंग अमाउंट पे वो टीडीएस काटेगा। पहले क्या होता था, ये टीडीएस कट जाता था, फिर हमारे को रिफंड लेना पड़ता था गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट कहती है कौन रिफंड के चक्कर में पड़े, तो पहले ही हम कम टीडीएस काट लेते हैं। तो ये चेंज कर दिया, गवर्नमेंट कहती है कि भाई बॉस को क्या करना पड़ेगा, आपकी कोई भी पहले टीडीएस कट चुका उसकी इंफॉर्मेशन, या कोई टीसीएस कट चुका उसकी इंफॉर्मेशन आप दे दोगे बॉस को, तो फिर वो उसको एडजस्ट करके और फिर माइनस करके आंसर निकालेगा। ये छोटा सा चेंज है सैलरी चैप्टर, सैलरी के अंदर, टीडीएस चैप्टर के अंदर। और अब आ जाते हैं अगले पेज पे 187। इस पेज पे इस 6 और 7 पॉइंट के बीच में एक पॉइंट था, वो मैंने जो है क्या कहते हैं हटा दिया है, वो डिलीट कर दिया है, क्योंकि जो ये वाला पॉइंट मैंने कराया है ना, इस पॉइंट के अंदर ये सारी बातें आ जाती हैं। एक्चुअली पॉइंट ये था कि हाउस प्रॉपर्टी के लॉस के अलावा कोई और लॉस आप सैलरी में से एडजस्ट नहीं कर सकते, वो है ही भाई। कैपिटल लॉस तो वैसे नहीं हो सकते क्योंकि वो सिर्फ कैपिटल गेन से होते हैं। बिजनेस का लॉस सैलरी के साथ बनती नहीं है उसकी। हाउस प्रॉपर्टी वाला कर ही सकते हो, इसके अलावा अदर सोर्सेज का कोई लॉस होता नहीं है। तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस ही आप कर सकते हो सैलरी से एडजस्ट, इसके अलावा और कोई लॉस नहीं कर सकते। वो एक नोट लिखा हुआ था, वो मैंने हटा दिया। इसके बाद अब अगला चेंज है भाई 188 पेज पे, ये लास्ट में ये ऐड हुआ है छोटा सा पॉइंट, बल्कि नीचे वाला ये ऐड हुआ। ये 1 अक्टूबर के बाद अगर गवर्नमेंट के इस नाम से बॉन्ड है, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स या फिर एनी अदर नोटिफाइड बॉन्ड्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो वहां पर टीडीएस नहीं कटेगा अगर 10,000 रुपए तक है तो। 10,000 से ऊपर होने पे टीडीएस कटेगा। देखो क्या है, ये क्या सेक्शन चल रहा है, 193 सेक्शन होगा आई थिंक, 193 ही है, जहां पर सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट लगता है तो वहां पर 10% टीडीएस कटता है। बट उसमें कुछ एक्सेप्शन है, इनके ऊपर टीडीएस नहीं कटता। नेशनल डेवलपमेंट बॉन्ड, एनएससी, पावर फाइनेंस, आईआरएफसी, या फिर कोई गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, उस पर भी टीडीएस नहीं कटता। लेकिन अगर सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड हो तो उन पे 10,000 से ऊपर होगा तो टीडीएस कट जाता है, ये ध्यान रखना। और अब एक नया नाम ऐड किया है, फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड, इनके ऊपर भी अगर 10,000 से ऊपर का इंटरेस्ट है तो टीडीएस कट जाएगा 1 अक्टूबर के बाद। ज्यादा कुछ खास पॉइंट नहीं है, ज्यादा मैं फोकस नहीं कर रहा। अब अगला जो भयंकर चेंज है, कुछ सेक्शंस लिखवा देता हूं जिसके रेट चेंज हुए हैं, हाईलाइट भी करा दूंगा, बट मैंने एक समरी बना दी है तो समरी लिखवा देता हूं जिनके रेट चेंज हुए हैं। तो बेटा, तो जिनके टीडीएस में रेट चेंज हुए हैं वो सेक्शन कौन कौन से हैं बेटा, वो बता देता हूं। तो सेक्शन कौन कौन से हैं, सेक्शन पहला है भाई 194 जी, 194 एच, 194 आई बी, 5 सेक्शन है, 194 एम, 194 डी ए। ये 5 सेक्शन है
इन 5 सेक्शनों में पहले रेट क्या हुआ करता था, सब में बेटा 5% था, 5 का पहाड़ा, 5% बेटा, 5%, सब में 5% टीडीएस था। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने क्या कहा, गवर्नमेंट ने कहा कि आफ्टर, अगर आप टैक्स काट रहे हो आफ्टर 1 अक्टूबर 24, अगर टीडीएस अप्लाई हो रहा है आफ्टर 1 अक्टूबर 24, ऑन और आफ्टर, ऑन और आफ्टर मतलब 1 अक्टूबर या उसके बाद, तो यहां पर रेट हो जाएगा 2%, 2%। हाँ, इन 5 सेक्शन में, बस इन 5 सेक्शन के रेट चेंज है, बाकी किसी का रेट चेंज नहीं है। इन 5 सेक्शन के रेट चेंज हुए हैं, बाकी किसी का रेट चेंज नहीं है, वो मैंने आपको लिखवा दिया। तो मतलब सर 5% वाला भूल जाए क्या? नहीं बाबू, ऑन, ऑन नहीं, बिफोर, या फिर लिखो अप टू 30/9/24, अगर 30/9/24 तक टीडीएस काटते हो तो 5% लगेगा, 30/9/24 के बाद टीडीएस काटते हो तो ये लगेगा 2-2%। बेटा वो जो 5-5% वाले सेक्शन थे बस वही रेट चेंज किए हैं, बाकी और सेक्शन बहुत सारे थे वहां रेट चेंज नहीं किए। निर्मला जी ने लॉजिक ये दिया है कि लोगों का ज्यादा टीडीएस कट जाता है फिर वो रिफंड लेते फिरते हैं, मैं भी हर साल रिफंड लेता हूँ, तो एक बार टीडीएस ज्यादा कट जाता है फिर रिफंड लेता हूँ, टैक्स तो आपको पता है 0 देना होता है गवर्नमेंट को, तो जो बाकी टीडीएस कट जाता है उसका मैं रिफंड ले लेता हूँ। तो ऐसे ही गवर्नमेंट अब क्या कर रही है, टीडीएस के रेट थोड़ा कम कर रही है कि हमारा ज्यादा टैक्स ना कटे और फिर हम रिफंड ज्यादा ना लें, कि गवर्नमेंट को भी अपने जेब से, ये वही बात हो गया, पहले गवर्नमेंट के मुंह में निवाला आ गया और फिर हमने छीन लिया, तो गवर्नमेंट को दुख होता है। तो इसीलिए पहले हम टीडीएस दे देते हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट कहती है वाह इतना सारा टैक्स आ गया, फिर हम कहते हैं दा बेटा रिफंड दे दे, फिर गवर्नमेंट को वापस करना पड़ता है ब्याज के साथ, तो समस्या है गवर्नमेंट को। तो इसीलिए उन्होंने टीडीएस के रेट्स क्या कर दिए, कम कर दिए। वेरी गुड पॉइंट। अब देखना, इसको समझना, यहां पे 194 जी होता है भाई आपका गैम्बलिंग, लॉटरी वगैरह के टिकट्स बेचते हो। एच होता है आपका कमीशन का, नॉर्मल किसी भी कमीशन का हो सकता है। इनमें तो भाई अब सीधी सी बात है, अगर पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज लो, विच एवर इज अर्लियर, इस पे टीडीएस कटता है। अगर पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर की डेट 30 से पहले आ रही है तो 5% लगेगा, और वो अर्लियर की डेट बाद में आ रही है तो कितना का लगेगा, 2%। एम के अंदर भी टीडीएस कटता है भाई आपका, वही 50 लाख से ऊपर की पेमेंट होती है तब कटता है, तो वहां पर भी अगर वो पेमेंट डेट 5 अपना जो है पहले आ रही है तो 5%, पेमेंट की डेट अगर बाद में आ रही है तो 2%। डीए आफ्टर डेथ, यानी कि डेथ के टाइम पे जब पॉलिसी मैच्योर होती है एलआईसी, और अगर वो पॉलिसी टैक्सेबल होती है, अगर 1 लाख रुपए से ऊपर का पैसा मिल रहा है तो आपका टीडीएस कटता है। तो जब वो पैसा मिलने की डेट देखनी पड़ेगी, अगर वो 30 से पहले है तो 5%, उसके बाद है तो 2%। बच गया आईबी। आईबी में तो जनरली क्या होता है, टीडीएस कटता है ऑन द लास्ट मंथ का रेंट, यानी कि मार्च महीने का रेंट। तो मान लीजिए पूरे साल मकान किराए पे था, बट मार्च महीने का रेंट पे टीडीएस कट, मतलब क्या करा जाता है, पूरे साल के किराए को टोटल करके उस पे जो टैक्स आएगा वो मार्च महीने में काटा जाता है। तो पूरे साल के रेंट को टोटल करके जो भी टैक्स आएगा, पूरे साल के रेंट को टोटल करके उसका 2% करना पड़ेगा, क्योंकि टीडीएस काट रहे हैं अपन मार्च महीने में, और मार्च महीने में रेट क्या हो चुका है, 2%। गलती से ऐसे मत कर देना कि पहले 6 महीने के ऊपर 5% और लास्ट के 6 महीने के ऊपर 2%। पूरे साल के रेंट के ऊपर टीडीएस काटा जा रहा है, कब, लास्ट के महीने में। तो इसलिए पूरे साल के रेंट को टोटल करके और लास्ट के महीने का 2% रेट लग जाएगा, वो टीडीएस कटेगा लास्ट महीने के रेंट से। सर फिर 5% वाला रेट गायब कर दें? नहीं बेटा, अगर उस बंदे ने मकान खाली कर दिया हो, खाली कर देंगे, खाली कर देंगे, कब खाली कर दिया हो, 30 से पहले, मान लो सितंबर में मकान खाली कर दिया, तो फिर टीडीएस कटता है लास्ट मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, दैट इज मार्च, और जब खाली किया विच एवर इज अर्लियर। तो खाली सितंबर में किया तो टीडीएस कटेगा आपका सितंबर में, और सितंबर में टीडीएस कटेगा तो रेट कौन सा लगेगा, 5%। तो ये ध्यान रखना है बेटा। ये हो गया भाई आपका चेंज इन रेट, एच में हो गया, जी में हो गया, मैं वहां हाईलाइट भी कर देता हूं, 196 पेज पे है। और अभी हम कौन से पेज पे थे, यहां पर 188। अब 196 पेज पे आ जाते हैं, हाईलाइट कर देता हूं मैं आपको, मैंने अलग अलग जगह लिख रखे हैं, आपको इकट्ठे भी लिखवा दिए। तो 196 पेज ये रहा, यहां पर देखो लिख रखा है विद फैक्टर फ्रॉम 1-10-24 2% हो जाएगा, सेक्शन 194 एच। एच के बाद अगला सेक्शन है भाई
अगला सेक्शन है 194G। ये टेबल मैंने समरी बना रखी है, यहां पर लिख रखा है जी के अंदर भी 2% हो जाएगा, जी के अंदर भी 2% हो जाएगा। याद रखिए डी में नहीं हुआ है, डी में चेंज नहीं है बेटा, डी में भी 5% का रेट था, वहां चेंज नहीं है, ये ध्यान रखना। कहीं डी में भी चेंज कर दो, सिर्फ इन्हीं में चेंज है। कौन कौन सा? GHIMDA, ये बन गया घिम, घीमा, पता नहीं क्या बन गया, निमोनिक बना लेना। तो उससे जो है क्या कहते हैं आप, GHIMDA, बल्कि IB है। कोई निमोनिक बनाना चाहो तो बना लेना ताकि आपको याद रहे। तो 194G, 194H, इन दोनों में चेंज है। देखो H में भी चेंज है, D में कोई चेंज नहीं है। इसके बाद अगला है भाई IB में चेंज है। 200 पेज पे आ जाते हैं अपन, डबल सेंचुरी रोहित शर्मा, 200 पेज पे आ जाते हैं। 200 पेज पे आने से पहले ये रहा 200 पेज, इसमें एक ऊपर ये वाला नोट मैंने ऐड किया है। ऑल्दो मैंने आपको क्लास में कराया हुआ है, ये कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी होती है बेटा। कोल्ड स्टोरेज क्या होता है कि आप अपनी फल सब्जियां जो है वो क्या कहते हैं, स्टोरेज के लिए रख सकते हो कि महंगे हो जाएंगे तब बेचेंगे। हमारे को जानकार है, उसने पोटैटो रखे हुए हैं, आलू रखे हुए हैं, जब तक रहेगा समोसे में आलू, तो उन्होंने कहा आलू अब हो चुके हैं, आलू बाद में हो जाएंगे महंगे, वो तब बेचेंगे, तो अभी उनको कहां रख रखा है, कोल्ड स्टोरेज के अंदर रख सकते हैं। अब कोल्ड स्टोरेज में आपने आलू रखे तो सामने वाला जो है क्या कहते हैं, आप उसको क्या दोगे, रेंट दोगे। जब उसको आप रेंट दोगे तो सामने वाले का क्या टीडीएस काटोगे, क्वेश्चन ये है। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या सामने वाले का टीडीएस काटोगे, तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया ये रेंट नहीं है। कोल्ड स्टोरेज में रेंट के साथ साथ और सर्विसेज भी होती हैं। आपके आलूओं की रखवाली की जाएगी, उस पर हो सकता है कोई दवाई भी लगाई जाए, और ठंडक की जाएगी। 5 डिग्री तापमान, 4 डिग्री तापमान, माइनस में तापमान मेंटेन किया जाता है। तो ये सारी सर्विसेज दी जा रही हैं, सिर्फ रेंट नहीं है। तो यहां 194 आई नहीं लगेगा, तो आई नहीं लगेगा 194। सर कौन सेक्शन लगेगा, 194C। तो कोल्ड स्टोरेज का टीडीएस कटेगा 194C में। ये सेम क्वेश्चन पहले भी पेपर में आया हुआ है, कई अटेम्प्ट पहले, दोबारा भी आ सकता है, क्योंकि आईसीआई ने ये एक दोबारा नोट ऐड कर दिया। आईसीआई ना स्टडी मटेरियल से खेलती रहती है, कभी डिलीट कर देती है, कभी ऐड कर देती है, फिर ऐड कर दिया, तो मेरे को करवाना पड़ गया। अब आ जाते हैं भाई आईबी। आईबी के अंदर जो रेट चेंज हुआ है वो मैं आपको बता रहा था, वही चेंज हो गया। 1.10 के बाद 2% हो चुका है, आईबी में चेंज हो गया, जी में हो गया, एच में हो गया, आईबी में हो गया। अगला चेंज हुआ है एम में, 203 पेज पे 194 एम में रेट चेंज हुआ है। 203 पेज पे आ जाओ, ये रहा भाई 203। एम के अंदर वही रेट चेंज हो गया 2%। तो सारे सेक्शन इकट्ठे मार्क करवा दिए वैसे में, बट मैं अलग अलग भी बता रहा हूं, ये चेंज हो गया। इसके अलावा और रेट चेंज हुआ है 194 डी, ए और जी में। बट उससे पहले 211 पेज पे एक छोटा सा नोट ऐड हुआ है, वो बता देता हूं मैं। 211 पेज पे, 211 पेज, ये लो भाई बेटा, जो लोग रिटर्न फाइल नहीं करते, किस साल में, 24-25 में टीडीएस कटना है, तो उससे एक साल पहले वाला साल, यानी कि एक साल पहले वाला साल है 22-23। पहले 21-22 हुआ करता था, अब इसको 22-23 कर लेना। अगर जिस बंदे ने 22-23 में रिटर्न फाइल नहीं की और 22-23 में उसका 50,000 रुपए टीडीएस टीसीएस कट चुका है, तो उस केस में वहां पर टीडीएस उसका ज्यादा रेट से कटता है। तो टीडीएस उसका जो है 5% या ट्वाइस द रेट विच एवरेज हायर, इस रेट से टीडीएस कटता है। ये मैंने पहले करवा रखा है सेक्शन। बस यहां पर फर्क क्या हुआ है, फर्क ये हुआ है कि पहले यहां 21-22 होता था, अब यहां पर क्या आ गया, 22-23, और कुछ नहीं चेंज है। हाँ एक चेंज और है, ये लास्ट वाला नोट ऐड कर दिया, आरबीआई को रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आरबीआई की कोई भी इनकम टैक्सेबल नहीं होती है, इनकम टैक्स में आरबीआई की इनकम एग्जम्प्ट होती है, तो आरबीआई को रिटर्न फाइल नहीं करनी। तो इसका मतलब अगर कोई आरबीआई का टीडीएस काटेगा तो फिर क्या हायर रेट से टीडीएस काटेगा? तो बेटे आरबीआई के ऊपर ये रूल नहीं लगेगा, इन्होंने क्लियर किया है कि आरबीआई बेटा आरबीआई है, सबका बाप हो, बैंकों का बाप, उसका कोई टीडीएस काट ही नहीं सकता। वैसे तो मान लो काटेगा भी सही, तो भी जो है क्या कहते हैं अपना नॉर्मल रेट से कटेगा, ये वाला हायर वाला रेट नहीं लगेगा, उसके ऊपर ये वाला सेक्शन नहीं लगेगा कि आरबीआई ने रिटर्न फाइल नहीं की तो हायर रेट लग जाएगा, नहीं। आरबीआई का टीडीएस जो है वो कोई नहीं काटता है। अब आ जाते हैं बेटा, और चेंज आया है जो आपका वो है
डी ए 194 डी ए के अंदर रेट चेंज हुआ है 217 पेज पे, वो मैंने आपको बता ही दिया पहले, इकट्ठे बस हाईलाइट करा देता हूं यहां पर। 217 पेज, ये रहा 217 पेज, इस पे डी ए सेक्शन है, इसमें रेट चेंज हो गया 2% हो गया 1 अक्टूबर के बाद। और एक सेक्शन हो रहा है 194 जी, ये रहा जी, जी में भी रेट चेंज हो गया 2% हो गया 1/10 के बाद। अब आ गया भाई 218 पेज पे आ जाओ, और ये रहा, इसमें एक ये पॉइंट नया ऐड हुआ है बेटा, ये पॉइंट नया ऐड हुआ है, ये सेक्शन है 194 आई ए इमूवेबल एसेट। आई ए इमूवेबल एसेट, ये क्या होता है सेक्शन, आपको बताता हूं मैं बच्चों। आई ए सेक्शन बोलता है कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हो और प्रॉपर्टी की एसडीवी 50 लाख या उससे ऊपर है, या उसका एक्चुअल कंसिडरेशन 50 लाख या उससे ऊपर है, तो आपको सेलर का टीडीएस काटना पड़ता है 1%। ये सेक्शन है। इसमें क्या चेंज है, इसमें चेंज है कि भाई, इसमें चेंज है कि भाई, ये क्वेश्चन करके पता लगेगा, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी दोनों के पास एक जमीन है, ए और बी दोनों जमीन के मालिक हैं, को ओनर है, मतलब एक ही प्रॉपर्टी के दो मालिक हैं, इक्वल मालिक हैं। 15 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर बेटा 1 अक्टूबर के बाद लिए जानबूझ के मैंने डेट, बताओ क्यों, क्योंकि ये चेंज कब आया है, 1 अक्टूबर के बाद। टीडीएस चैप्टर के सारे चेंजेस लगभग कब आए हैं, 1 अक्टूबर के बाद। तो 1 अक्टूबर के बाद क्या हो गया, उन्होंने ये जमीन बेच दी एक्स और वाई को 90 लाख रुपए की, और एक्स और वाई भी इकट्ठा खरीद रहे हैं, बिकवाले भी इकट्ठे हैं, खरीदवाले भी इकट्ठे हैं, मतलब बेचने वाले भी इकट्ठे हैं और खरीदने वाले भी क्या हैं, इकट्ठे हैं। अब प्रश्न क्या होता है, प्रश्न ये आता है, ठीक है, ए और बी की जमीन है, खरीदने वाले हैं एक्स और वाई, मुझे 90 लाख रुपए का टोटल सेल हुई है, मुझे बताओ हर बंदा दूसरे बंदे को कितने पैसे देगा, बताओ। एक्स कितने पैसे देगा ए और बी को, वाई कितने पैसे देगा ए और बी को, 22.5, बिल्कुल ठीक, तेरा दिमाग तेज है। तो एक्स टोटल वैसे 90 लाख हैं, एक्स को 45 लाख देने हैं, बट 45 लाख में से 22.5 वो किसको देगा, ए को, और 22.5 किसको देगा, बी को, टोटल हो गए 45। वाई भी क्या करेगा, वाई भी क्या करेगा, ए को कितने देगा 22.5 और बी को कितने देगा 22.5। बताओ जी, ये समझ आ गया आपको। अब क्वेश्चन ये है, क्या टीडीएस अंडर सेक्शन 194 आई ए लगेगा। आई ए टीडीएस बोलता था कि अगर आपका कंसिडरेशन या एसडीवी 50 लाख से ऊपर है या 50 लाख है तो लगेगा, यहां तो सारे 22-22 लाख हैं तो नहीं लगना चाहिए। निर्मला जी चालू हैं, निर्मला जी ने क्लियर किया, निर्मला जी कहती हैं कि फर्क नहीं पड़ेगा नंबर ऑफ को ओनर्स कितने हैं, नंबर ऑफ बायर कितने हैं, नंबर ऑफ सेलर कितने हैं, फर्क नहीं पड़ेगा। जो हम 50 लाख की लिमिट है वो किससे चेक करेंगे, प्रॉपर्टी से चेक करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी एक है, और एक प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कितने की हो रही है 90 लाख, 50 लाख से क्या हो गया ज्यादा, तो यहां टीडीएस कटेगा, यानी कि एक्स को भी दो लोगों का टीडीएस काटना पड़ेगा, 22.5 लाख और 22.5 लाख पे। देखना 22.5 लाख का 1%, हाँ जी, हाँ जी, हाँ 22,500 रुपए एक्स। तो यहां क्या होगा, ए और बी, ये है एक्स और वाई, एक्स टीडीएस काटेगा 22,500 किसका, ए का, और वाई का कितना काटेगा 22,500, और नहीं सॉरी वाई का नहीं, बी का। एक्स जो है ए का भी टीडीएस काटेगा 22,500, बी का भी टीडीएस काटेगा 22,500, और वाई सिमिलरली, सिमिलरली वाई, मैं वाई साइड बना देता हूं, सिमिलरली वाई भी क्या करेगा, वाई भी ए का टीडीएस काटेगा 22,500 और बी का भी टीडीएस काटेगा 22,500। यानी कि नंबर ऑफ बायर एंड सेलर कितने हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क किससे पड़ता है, प्रॉपर्टी की वैल्यू से। अगर एसडीवी या कंसिडरेशन 50 लाख से ऊपर है, दोनों में से हायर कर लो, तो आपका उतना टीडीएस काटना पड़ेगा और उनको मिल के काटना पड़ेगा। तो अब मान लो, यहां पर मैं थोड़ा चेंज कर दूं, मान लो खरीदार तो एक ही होता एक्स, बेचने वाले दो हैं ए और बी, और यहां पर जो है क्या कहते हैं, कंसिडरेशन मान लो
30 लाख दे रहा है, 30 इसको दे रहा है, 30 इसको दे रहा है, बताना कटेगा टीडीएस? यस कटेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी टोटल कितने की होगी? 60 लाख। 60 लाख की होगी तो टीडीएस काटना पड़ेगा। 30,000 उसका काटेगा, 30,000 उसका काटेगा। इसको उल्टा कर लेते हैं। मान लो खरीदार है दो, एक्स और वाई, बेचने वाला एक ही है, कौन? ए। 60 लाख की वही ट्रांजैक्शन है, तो एक्स भी दे रहे हैं 30 लाख रुपए, वाई भी दे रहे हैं 30 लाख रुपए, एक को ए को ही दे रहे हैं, बताओ अभी भी कटेगा। एक्स काटेगा 30,000, वाई काटेगा 30,000। तो बेटा नंबर ऑफ बायर एंड सेलर से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है? प्रॉपर्टी से फर्क पड़ता है। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, वही वाली बात है। अब अगला जो पॉइंट आया है, वो पॉइंट आया है 218 पेज हो गया। अब आते हैं 233 पेज पे। खत्म बेटे खत्म, बस चैप्टर अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। 233 पेज पे आ जाओ। 233 पेज 206C1F, कार वाला होगा 1F, कार वाला, ये ला जी कार वाला। 10 लाख से ऊपर की गाड़ी खरीदो, क्या लगता है? टीसीएस। अब इन्होंने एक चेंज और कर दिया, 1/1/25 से, मतलब 1 जनवरी 25 से। ये वाला चेंज 1 अक्टूबर से नहीं किया, 1 जनवरी से किया। 1 जनवरी 25 से 10 लाख रुपए से ऊपर की कोई नोटिफाइड गुड्स अगर खरीदोगे, अब वो नोटिफाइड गुड्स कौन सी हैं बता ही नहीं है हमारे आईसीआई ने, लेकिन वो जनरली हो सकती है महंगी घड़ियां, महंगे पर्स। एलवी का पर्स खरीदो 10 लाख से ऊपर का आता होगा। रोलेक्स की घड़ी खरीदो 10 लाख से ऊपर की आती होगी। राडो की तो 10 लाख से सस्ती होती होगी, 5 से स्टार्ट होती है राडो की घड़ी। रोलेक्स की 5 से स्टार्ट होती है, तो 5 लाख की घड़ी है, 10 लाख से ऊपर खरीदोगे। एलवी का कितने का आता है? बस 60,000 से शुरू हो जाता है। मैं तो सिंगापुर से शोरूम देखकर बाहर से वापस आ गया, मैंने कहा अंदर जाऊंगा बेइज्जती होगी। बेल्ट आती है कितने की? ले ही आता यार एक आधी तो एलवी की। चलो एनीवेज, तो अपना जो है अब अगली बार कोई और कंट्री जाएंगे तो एलवी का जरूर लेकर आएंगे कुछ ना कुछ। ब्रेसलेट भी आता है, ब्रेसलेट में पहनता नहीं भाई, इतनी मोटी बाजू नहीं है। हाँ 6,000 रुपए का। चलो जी देखते हैं, जाएंगे एलवी के शोरूम में। तो खैर अपन क्या बात कर रहे हैं? अपन ये बात कह रहे हैं कि भाई 1 जनवरी के बाद क्या हो गया है? 1 जनवरी के बाद 10 लाख रुपए से ऊपर का कोई सामान खरीदोगे नोटिफाइड, पहले सिर्फ होता था कार खरीदोगे ना 10 लाख से ऊपर की तो लगेगा टीसीएस। अब 10 लाख से ऊपर की घड़ी खरीदोगे तो भी रोलेक्स कंपनी क्या करेगी? तुम्हारा 1% टीसीएस कलेक्ट करेगी। जैसे नीचे दिख रहा है मैंने, मान लो निखिल मुंजाल ने 12 लाख रुपए की घड़ी खरीदी, भगवान करे कभी ऐसे हो, ऐसा मौका आए, तो 12 लाख रुपए की घड़ी खरीदी मान लो रोलेक्स की, तो रोलेक्स वाला क्या करेगा? रोलेक्स वाला 12 लाख रुपए तो मेरे से लेगा और साथ में 1% एक्स्ट्रा जो है क्या कहते हैं टीसीएस भी लेगा। तो 12 लाख रुपए का 1% कितना? 12,000 रुपए एक्स्ट्रा मेरे को टीसीएस देना पड़ेगा नोटिफाइड गुड्स पे। क्वेश्चन बन सकता है, वो बता देगा नोटिफाइड, आपको याद नहीं करना कौन सी नोटिफाइड है। वो महंगे एलवी के बैग हो सकते हैं, रोलेक्स की घड़ियां हो सकती हैं, जो भी 10 लाख से महंगा प्रोडक्ट आता है। कोई जूते भी हो सकते हैं, एलवी के जूते हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बात है भाई। अब और क्या चेंज है? अच्छा ये ध्यान से ठीक कर लेना, हाँ ये 10 लाख आएगा, 710 लाख नहीं आएगा, वो 7 गलती से लिखा हुआ है, 10 लाख आएगा। इसके बाद अब अगला है भाई 206C1G, 235 पेज पे, 235 पेज पे अमित जी वाला सेक्शन आ गया। इसमें कोई चेंज नहीं है बेटा, लेकिन क्या है, पहले ये जो रेट्स थे ना, ये रेट्स पिछले साल के लिए 23-24 के लिए क्या थे? 1 अक्टूबर से पहले अलग रेट थे, 1 अक्टूबर के बाद अलग रेट थे। अब वो अलग अलग नहीं है, एक ही रेट हो गया है। तो अब सिर्फ यही याद करने हैं बाद वाले, क्योंकि 24-25 साल के लिए सिर्फ एक ही रेट लगते हैं ये वाले। यानी कि क्या है, 7 लाख रुपए तक कोई टीसीएस नहीं है। अगर आप एजुकेशन पर्पस के लिए बाहर पैसा भिजवा रहे हो और 7 लाख से ऊपर बाहर भिजवाओगे तो 5% लग जाएगा। हाँ अगर एजुकेशन लोन लेकर भिजवाओगे तो 0.5% लग जाएगा 7 लाख से ऊपर। और अगर आप जो है किसी और पर्पस के लिए भिजवाओगे तो 7 लाख तक कोई टीसीएस नहीं है और 7 लाख से ऊपर 20% टीसीएस लग जाएगा। ओवरसीज प्रोग्राम के लिए, जैसे मेरा भी टीसीएस कटा है इसके अंदर, अब मैं 2 कंट्री घूम के आ चुका हूं आपको पता है। तो जब मैं उधर गया था दुबई, तो मेरा जो है खर्चा आया था जितना भी, उस खर्चे का 5% टीसीएस काटा उस बंदे ने जिससे मैंने क्या कराया था,
वो ट्रैवल प्रोग्राम बुक कराया था, दुबई का पूरा पैकेज बुक कराया था, तो उसने 7,000 रुपए टोटल टीसीएस काटा था। अब 7,000 रुपए जो है वो डिवाइड कर लो, पता लग जाएगा टोटल खर्चा कितना किया मैंने। तो 7,000 रुपए डिवाइड बाय कर लो आप 5% से, तो 1,40,000 का खर्चा हुआ था। 1,40,000 का तो व्हाइट में था, जो क्या कहते हैं उसकी पेमेंट की थी, वो सिर्फ वहां की थी दुबई की। होटल अलग हो गए, होटल अलग है, इसके अलावा अपना फ्लाइट का अलग है, वो तो अलग है। बाकी वहां का था, क्योंकि वहां योट बुक कराई थी प्राइवेट वगैरह वगैरह, खर्चा ज्यादा कर दिया था। तो वो जो खर्चा होता 1,40 का, उसका उसने जो है क्या कहते हैं 5% टीसीएस कलेक्ट किया था। 7,000 रुपए एक्स्ट्रा कलेक्ट किए थे, टोटल 1,47,000 मेरे को देना पड़ गया था। हाँ, 2 बंदों के थे, या ध्यान रखना कहीं सोचोगे अकेले उड़ाया इतने, ठीक है। तो 1,47,000 रुपए देने पड़ गए, 7,000 रुपए एक्स्ट्रा 5%। और वहीं मैं कभी स्विट्जरलैंड का टूर बनाऊंगा, तो वहां पर ऑब्वियस ही बात है 7 लाख से ऊपर लगेगा। और अगर 7 लाख से ऊपर लगेंगे तो 7 लाख से ऊपर वाली अमाउंट पे कितने परसेंट लग जाएगा? 20% लगेगा। अप टू 7 लाख वाले पे तो 5% लगता है टीसीएस, 7 लाख से ऊपर का खर्चा आएगा तो 20% का टीसीएस लगेगा। ये टेबल में कोई चेंज नहीं है, बस इतना चेंज है कि पहले 2 रेट्स याद करने पड़ते थे, 1 अक्टूबर से पहले 1 अक्टूबर के बाद, अब सिर्फ एक ही रेट याद करने हैं। लास्ट कोई वो भी चेंज नहीं है। 240 पेज पे आ जाइए, और 240 पेज पे आपको मेरे प्यारे बच्चों लास्ट चेंज आपका यही है कि यहाँ पर जो साल है वो 22-23 हो गया है, पहले 21-22 था। ये वही सेक्शन है जो टीडीएस में भी कराया है, सिमिलर सेक्शन है उसके, कि रिटर्न फाइल नहीं करते तो ट्वाइस द रेट और 5% विच एवरेज हायर हो जाता है। तो यहाँ पर पहले 22-23 का देखना था, अब यहाँ पर सॉरी पहले 21-22 का देखना था, अब यहाँ पर कितने का देखना है कि 22-23 की रिटर्न फाइल होनी चाहिए, और टीडीएस कटा हुआ 50,000 रुपए होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो आपको इस हिसाब से टीडीएस लगेगा। यहां 21-22 की जगह 22-23 कर लेना। इसके अलावा और कोई भी चेंज नहीं है। इसी अपना तरह से हमारे इनकम टैक्स के सारे चेंजेस खत्म होते हैं। 1 आवर एंड 45 मिनट्स आपके लगे हैं, तो उसमें कुछ टॉपिक्स हमने एक्स्ट्रा कवर करा दिए। सपोज कीजिए बाय बैक करा दिया, ये करा दिया, तो ये ज़्यादा कोई चेंजेस है नहीं, कोई बताएगा नहीं आपको, बट बारीक बारीक चेंजेस हैं जो आपको यहाँ पर मैंने बता दिए। अब जो है क्या कहते हैं, आपको क्या करना है, आपको अपना रिवीजन लेक्चर लगाओ, या तो अपना यूट्यूब पे जो डले हुए हैं वो भी सफिशिएंट है, क्योंकि आपने जब अमेंडमेंट लेक्चर लगा लिया तो फिर आप वो यूट्यूब वाला लेक्चर देख सकते हो, आपको पता ही अब तो कहाँ कहाँ चेंज है, तो वो पुराना लेक्चर भी देख सकते हो, वो आप करोगे। और उसके बाद जो है अपना क्वेश्चन आंसर करो, क्वेश्चन आंसर फोकस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा होगा आप लोगों का। और इसी के साथ मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, कभी दोबारा मुलाकात होगी तो। अदरवाइज हो सकता है कि भाई आप सीधा अभी क्लियर हो जाओगे ग्रुप 1, और फिर ग्रुप 2 में मैं वैसे पढ़ाता नहीं, उसके बाद फाइनल भी पढ़ाता नहीं, तो अपनी मुलाकात फिर वैसे ही होगी इंस्टाग्राम पे, और तो कभी मुलाकात हो नहीं पाएगी। तो मिलेंगे आपसे फिर कभी, और ध्यान रखिएगा। बाय बाय। अपना पेपर अच्छे से कीजिए, शांति से कीजिए, तसल्ली से कीजिए। मिलेंगे आपसे। बाय बाय, टेक केयर।